स्किन बीइंग एन एक्सटर्नल ऑर्गन जो एनवायरमेंट से आपके लिए फाइट करता है, स्किन एक्चुअली हमारा कवच है, आपके सारे एसेंशियल ऑर्गन्स, हार्ट, लिवर, किडनी को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो डेलिकेट ऑर्गन नहीं है, वो काफी रेजिस्टेंट ऑर्गन है, वो आपको पोल्यूशन से, एनवायरमेंट के चेंजेस से, धूप से, सबसे आपको बचा रहा है। तो आप सोचिए ना, आप मतलब आपके दादी के टाइम पे एसी की बात ही तो नहीं थी, ठीक है। और हम खुद जब छोटे होते थे तो लाइट कितनी घंटों तक चली जाती थी, हमें इतना फर्क नहीं पड़ता था। अब 5 मिनट बिना एसी के हम नहीं बैठ सकते। So environment has changed. That is why to adapt with the environment आपको कुछ products या कुछ treatments और चीजें करनी पड़ेंगी जो कि पहले इतना important नहीं था और पहले बिना इन चीजों के भी manageable होता था। कि फेयर होने की इतनी वो क्रेज है कि लोग कुछ भी लगा लेते हैं, सोचते नहीं है कि मतलब ये। और इसमें कई प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, जिसमें स्टेरॉइड्स हैं, तो जब आप लगाते हैं तब तो बड़ा ग्लो आएगा, फेयर होगा, आपकी मतलब स्किन अलग ही चमकेगी। एंड मान लेते हैं आपने छोड़ दिया, देन व्हाट हैपेंस इज दैट यू स्टार्ट डेवलपिंग एक्ने, रेडनेस, फेशियल हेयर, पिगमेंटेशन, जो चीज़ें आपकी पहले कभी नहीं थी वो सब चीज़ें आती हैं। और इसको एक मेडिकल टर्म भी दिया गया है, टॉपिकल स्टेरॉइड ड्रग अब्यूज़। और ये खासकर जो है फेयरनेस और ये लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, वाइटनिंग क्रीम्स के ऊपर है में मिलता है। सो ऐसे मतलब प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करने से पहले 100 बारी सोचें कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट के चक्कर में आपका लॉन्ग टर्म मतलब स्किन का नुकसान हो रहा है। कलर को टारगेट नहीं करिए, बिकॉज ये कि आपका कलर एक शेड से दूसरा कलर हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। और हमारी स्किन, इंडियन स्किन बहुत अच्छी स्किन है, बिकॉज हम अगर आप कॉकेशियन या वेस्टर्न स्किन देखें तो उनके बहुत फ्रेकल्स होते हैं, स्किन कैंसर की उनकी काफ़ी टेंडेंसी है। वैसा हमारी स्किन में जो है ये चैलेंजेस नहीं है। अगर आपका शैम्पू गलत है, आपको सूट नहीं कर रहा, तो आपका बाल झड़ेगा। बार बार शैम्पू करने का कोई मतलब, उसका शैम्पू तो क्या है, क्लेंजर है बस। आपका मतलब बाल में जो डिपॉजिट हो रहा है ऑयल का, स्वेट का और डर्ट का, इसी को ही तो शैम्पू क्लीन कर रहा है, दैट्स इट। अगर आपका शैम्पू माइल्ड है, ठीक है, तो वो बस क्लीन ही तो कर रहा है। और कुछ बाल जब भी आप शैम्पू करेंगे तो वो झड़ते हैं, वो नेचुरल है। आपके बार बार शैम्पू करने से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हो रही है तो शैम्पू को चेक करें कि आप शायद बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल वाला शैम्पू यूज कर रहे हैं, एंड विच इज मेकिंग योर हेयर ड्राई, इट इज मेकिंग योर स्कैल्प मोर सेंसिटिव, एंड दैट्स व्हाई ब्रेकेज ज्यादा हो रही है, झड़ ज्यादा रहे हैं। स्टडीज के हिसाब से अमंगस्ट ऑलिव ऑयल, बादाम का तेल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, तो स्टडीज ने प्रूव करा है कि 76% ऑफ द कोकोनट ऑयल लिपिड स्ट्रक्चर मैचेस विद द स्किन का लिपिड स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली कोकोनट ऑयल इज ग्रेट। ओके, इट्स ग्रेट। दैट्स व्हाई हम बच्चों की मालिश वगैरह के लिए भी हम रेकमेंड करते हैं कि आप कोकोनट ऑयल ही यूज करें। आजकल बाजार में क्या कोकोनट ऑयल में फ्रेग्रेंस, प्रिजर्वेटिव्स और बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज करिए। सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट कोकोनट ऑयल की एविडेंस मतलब अवेलेबल है, इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि इट्स ग्रेट फॉर स्किन एंड हेयर। कोई जेंटल फेस वॉश यूज कर लिया तो आपका सारा मेकअप अच्छे से रिमूव हो गया। आप मिसलर वाटर भी यूज कर सकती हैं, बट कभी भी मेकअप नहीं निकल रहा करके आप बहुत स्क्रब ना करें, फिर वो तो आप सेंसिटिव ही कर दोगे। मेकअप निकले या ना निकले, स्किन और सेंसिटिव हो जाएगी। ओके, मतलब स्क्रब ओके नहीं है? स्क्रब बिल्कुल ओके नहीं, लकड़ी थोड़ी ना घिसेंगे तो चमकेगी। मेकअप भले ही बहुत बढ़िया कंपनी का ले लेते हैं और ब्रशेस भी अच्छे ले लेते हैं, लेकिन हम उसे क्लीन नहीं करते हैं। एवरी मेकअप एप्लीकेशन के पहले और बाद में आपका मेकअप स्पंज और ब्रश क्लीन होना चाहिए। तो वो ब्रशेस और स्पंजेस में आपको बैक्टीरिया दिखता नहीं है, और लेकिन हेयर जमा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। और वो फिर आप मतलब आपने कुछ दिन पहले मेकअप लगाया था, क्लीन नहीं करा, ब्रश और स्पंज ऐसे ही रख लिया, फिर आपने उसे वापस यूज कर लिया, तो आप उससे बैक्टीरिया ट्रांसफर कर रही हैं। तो मेकअप जितना नुकसान नहीं करता, उतना मेकअप क्लीन करेक्टली नहीं करते हैं तो उससे होता है। और मेकअप अप्लाई करते वक्त आप ब्रशेस और स्पंजेस का ध्यान नहीं करती हैं, उससे होता है। वेट लॉस का तो फर्क पड़ता है, लेकिन कभी कभी नेगेटिवली भी पड़ सकता है ना। अगर आप देखें तो पिक्चर्स, ओल्ड पिक्चर्स जाके सेलिब्रिटीज के, तो अदिति राव हाइद्री उनके पुराने पिक्चर्स देखे और अभी के पिक्चर्स देखे तो शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और बहुत मतलब माइनर एनहांसमेंट हुई है बोटॉक्स और फिलर्स के थ्रू, एंड शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सिमिलरली शिल्पा शेट्टी, शी इज गॉटन अ राइनोप्लास्टी डन, शी इज गॉटन फिलर्स एंड बोटॉक्स डन, एंड उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन है व्हेन शी वाज अ टीनेजर, व्हेन शी एंटर्ड द बॉलीवुड, एंड व्हेन शी इज इन हर 40s, late 40s, still she is looking so pretty. मलाइका अरोरा खान looks the same, जो वो पहले जैसी दिखती थी अभी भी वैसी दिखती हैं। और ये सब सिर्फ योगा और एक्सरसाइज से नहीं है, it is all इंजेक्टेबल्स, बोटॉक्स एंड फिलर्स। श्रीदेवी की डॉटर्स हैं, उनके भी पहले जब वो टीनेजर्स थे तो यू कैन नोटिस दैट उनके नोज का शेप अलग था, और अब एज व्हेन दे आर इनटू बॉलीवुड द नोज शेप हैज चेंज्ड, इट्स मोर रिफाइंड, मोस्ट प्रोमिनेंट, लेस ब्लंट। तो स्वागत है आपका द चौपाल पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी, और आज हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट
ऋतु पूर्णा दास। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू नैंसी, थैंक यू सो मच। ग्रेट, इट्स लवली टू मीट यू एंड टू बी ऑन द शो। सेम हियर। तो अभी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर या फिर यूथ के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ आप उन चीज़ों को धीरे धीरे करके क्लियर करें। श्योर। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग सनस्क्रीन के ऊपर बात करेंगे। लाइक जो सनस्क्रीन है, क्या वो सच में इतना वर्क करता है या फिर वो इतना इम्पोर्टेंट है स्किन के लिए जितना सोशल मीडिया पर बताया जाता है, या फिर जिस तरह से लोग उसको यूज़ कर रहे हैं? या दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये पहला सवाल ही बहुत इंटरेस्टिंग है। सो सनस्क्रीन एक्चुअली नॉन नेगोशिएबल है। इट शुड बिकम लाइक अ हैबिट। जैसे आप ब्रश करती हैं, ऐसा नहीं है कि कभी बाहर जाएंगे, किसी से मिलेंगे तभी ब्रश करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब दांत खराब हो जाएंगे तब आप ब्रश करेंगे। आप ब्रश करते रहते हैं ताकि आपके दांत प्रोटेक्टेड रहें, क्लीन रहें, हाइजीन मेंटेन हो। सिमिलरली सनस्क्रीन इज़ अ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, ठीक है? सो 20 साल पहले जब एनवायरमेंटल में इतना चेंजेस नहीं था, पोल्यूशन लेवल इतना हाई नहीं था, ओजोन लेयर ऐसा डिप्लीटेड नहीं था, तो वी वुड से कि आप जब बाहर धूप में जाएं तो 15 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाएं। अब बिकॉज एनवायरनमेंट इतना चेंज हो गया है और स्किन हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है जो हम एनवायरनमेंट से हमें प्रोटेक्ट करता है। सो सनस्क्रीन इज़ नॉन नेगोशिएबल, और आपको आदत से मतलब मॉर्निंग में भी लगानी चाहिए एंड दोपहर को रिपीट करना चाहिए, इवन इफ़ यू आर इंडोर्स। तो संडे हो या मंडे, सनस्क्रीन इज़ नॉन नेगोशिएबल, वो एकदम आदत से लगानी चाहिए। और इसी बात पे जैसे आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं 2 और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली आज की डेट में ना सनस्क्रीन भी नहीं कहना चाहिए, उसे लाइट स्क्रीन कहना चाहिए। बिकॉज सिर्फ हमें यूवी लाइट से प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। हम आजकल ऑफिसेज में हाई इंटेंसिटी जो बल्ब्स यूज़ करते हैं, LED लाइट्स यूज़ करते हैं, लैपटॉप स्क्रीन्स यूज़ कर रहे हैं, तो हाई इंटेंसिटी विजिबल लाइट का भी काफ़ी इम्पैक्ट है स्किन के ऊपर एंड डैमेजिंग इनफैक्ट तो इसको भी प्रोटेक्शन आपको आपकी मतलब नई सनस्क्रीन्स आ गई है मार्केट में जो ब्लू लाइट से प्रोटेक्शन देती हैं, जो इंफ्रारेड लाइट से प्रोटेक्शन देती हैं। तो आप केवल ये ना देखें कि आपकी सनस्क्रीन में ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा है, वो तो UVA और B से ही प्रोटेक्शन दे रहा है। आप ये भी देखें कि इंफ्रारेड लाइट और ब्लू लाइट से भी दे रहा है आपको प्रोटेक्शन, तब वो होलिस्टिक प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। एंड जितना भी महंगा, जितना भी इंटरनेशनल सनस्क्रीन ले ले, कुछ घंटों में उसका एफिकेसी या असर कम होते जाता है। इसीलिए री एप्लीकेशन इन द डे, इन द आफ्टरनून ज़रूरी है। ओके, तो मतलब कुछ मार्केट में कुछ ऐसे सनस्क्रीन हैं जो मतलब आप बताना चाहेंगी कि इसको यूज़ कर सकते हैं? तो ब्रांड पे मत जाइए एक्चुअली, ठीक है? आप ये देखिए कि आपके सनस्क्रीन के ऊपर ये लिखा है कि SPF 30 या 50 है। अच्छा, इसमें भी इंटरेस्टिंग है कि SPF 30 आपको 97% UVB से प्रोटेक्शन देता है, और SPF 50 आपको 98% प्रोटेक्शन देता है, ठीक है? तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप री-अप्लाई करें, ठीक है? और ये देखें कि बाकी चीज़ों का प्रोटेक्शन भी मिल रहा है क्या। तो 30 भी गुड है इंडियन स्किन के लिए, बिकॉज इंडियन UVB जो है वो आपको सिर्फ सन बर्न से प्रोटेक्शन दे रहा है। तो इंडियन स्किन यूजुअली इतना बर्न नहीं करती है, हम ज़्यादातर हमें टैनिंग से प्रोटेक्शन लेना है। सो UVA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आपकी सनस्क्रीन पे लिखा हो, मतलब प्लस की रेटिंग होगी, तो 3 से ज़्यादा अगर है, 3-4 है तो वेरी गुड UVA प्रोटेक्शन। एंड फिर IR लिखा है तो इंफ्रारेड लाइट प्रोटेक्शन मिल रहा है, और HEV लिखा है तो हाई इंटेंसिटी विजिबल लाइट या ब्लू लाइट से प्रोटेक्शन मिल रहा है। ये चीज़ें लिखी हुई हैं तो माने कि आपका सनस्क्रीन बढ़िया है, वरना ब्रांड पे मत जाइए। आप अपना होमवर्क करिए कि ये 4 चीज़ें लिखी होनी चाहिए, और फिर जैसा भी सनस्क्रीन आप ले रहे हैं, किसी को लगता है कि नहीं मुझे मेरी स्किन ऑयली है तो आप मैट फिनिश ले लीजिए। किसी को लग रहा है कि नहीं मैं 4 चीज़ें लगाना नहीं चाहती हूँ तो मैं मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन ले लीजिए, जिसमें कि आपको अलग से मॉइस्चराइजर नहीं लगाना पड़ेगा, एंड यू have just one thing to apply in the day. That is also enough. And then there are tinted sunscreens in the market. That is also great. So जो भी लगाएं अपने टेक्सचर के हिसाब से, आप मैट फिनिश या फ्लूइड फिनिश या स्प्रे सनस्क्रीन जो ले रहे हैं वो लीजिए, जो आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन आप लगाएं ज़रूर। लगाना ज़रूरी है। Yes, अभी मतलब yes. एक लड़कियों में चला है, लाइक
लाइक वाइन पीने से, वाइन से हाँ। स्किन अच्छी होती है, लाइक ग्लो करती है, कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप एक बॉटल वाइन पी लेंगे तो आपका बहुत स्किन निखर जाएगा, बट येस ग्रेप्स हैव एक्चुअली रिवर्सिटोल करके एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, सो Okay. ये एंटी एजिंग बेनिफिट देता है, बट अ ग्लास ऑफ वाइन इज स्टिल ग्रेट once in a while, and then there are supplements which have this up, otherwise आप grapes खाएं ना वैसे, ठीक है, that is more safer than कि आप ये सोचे कि नहीं मैं पूरा बॉटल वाइन पीऊंगी और ग्लो करूंगी। ये मतलब एक तरीका भी होता है कि हाँ, मतलब shortcut। हाँ, शॉर्टकट भी है और हाँ। थोड़ा सा मतलब बताने में भी लगता है स्किन के लिए। Yes, yes, हाँ। डॉक्टर कभी करते हैं इस तरह की चीजें? नहीं, रिवर्सिटोल तो हम प्रेस्क्रिप्शन में लिखते ही हैं, रिवर्सिटोल हम प्रेस्क्रिप्शन में लिखते हैं बिकॉज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, बट Okay. इसका मतलब वो सप्लीमेंट जब हम दे रहे हैं तो आपको अल्कोहल का साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब वो अच्छा मैं आप सोचे कि नहीं मैं सप्लीमेंट नहीं खाऊंगी वाइन पी लूंगी तो आपको कुछ एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट भी मिल रहा है और अल्कोहल का साइड इफेक्ट भी मिल रहा है ना, तो उससे बेटर है कि आप जो ग्रेप्स हैं जो उसमें भी तो है वो खाइए खूब, और बीच में आपको लगे कि आपको ऐड करना है तो सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं once in a while, in moderation, it's still okay, but don't abuse wine. करेक्ट। अभी स्मोकिंग से और ड्रिंक से क्या फर्क पड़ता है? स्मोकिंग का कुछ स्मोकिंग का तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, सो स्किन एजिंग को मतलब एक्सेलरेट कर देता है, ठीक है, दैट इज थोड़ा सा आप मतलब फास्टर कर देता है, ठीक है। Okay. एक तो नेचुरल एजिंग प्रोसेस है कि अच्छा आप 40s में ऐसे दिखेंगे, 50s में ऐसे दिखेंगे, ग्रेजुअली तो मतलब थोड़ी थोड़ी एजिंग की वजह से आपकी स्किन और हेयर में चेंजेस आती ही हैं, तो स्मोकिंग जो है इसको फास्टर कर देता है, दैट्स वन थिंग, प्लस जो है कार्सिनोजेनिक है, सो देयर आर लॉट ऑफ अदर एलिमेंट्स इन दैट जो ओरल कैंसर से लेकर के कई और चीज़ों मतलब कैंसर को भी मतलब ट्रिगर करता है, दैट्स वन थिंग। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अच्छा कैंसर तक नहीं पहुंचते हैं, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें और हो जाती हैं, जैसे आपके लिप्स डार्क होते हैं, स्मोकर्स मेलेनोसिस जो कहते हैं वो डार्कनिंग ना कितना भी लेज़र कर लो, पील कर लो, लाइट हो सकती है, कंप्लीटली जाना मतलब मुश्किल हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा आपका ग्रेइंग ऑफ हेयर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपके स्मोकिंग के साथ, ठीक, बॉल्डिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट है स्मोकिंग के साथ, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कैंसर तो कई साल बाद होगा या होगा कि नहीं होगा अलग चीज़ है, बट ये चीज़ें तो डेफिनेटली होंगी और बहुत शुरू में हो जाएंगी, ठीक है। एंड बाल एक बार आपके जो सफ़ेद हो गए ना वो फिर काले नहीं होते, अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है, okay, so you can prevent that, right? So why opt for something unnecessarily? तो अभी मतलब जिस तरह से स्मोकिंग को लेकर तो इतनी बातें चलती हैं कि स्मोकिंग से स्किन खराब होती है, हेयर खराब होते हैं, बॉडी में अंदर इम्पेक्ट क्या डालता है स्मोकिंग, किस तरीके से क्या प्रोसेस क्या रहता है? पूरा प्रोसेस ये है कि बेसिकली इट्स अ कार्सिनोजेनिक एलिमेंट, राइट, तो ये फ्री रेडिकल्स रिलीज करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है, आपके ट्यूमर सेल्स को मतलब ट्रिगर करता है, और ये चीज़ें अचानक एक दिन में तो नहीं होती हैं, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, एंड ओवर इयर्स यू सी द इम्पैक्ट, तो अभी मतलब बालों के इस टाइम पे झड़ने के सबसे ज़्यादा रीज़न क्या है? लाइक क्या हो सकता है? पानी का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर और क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी में इस तरह की हो रही होती हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है? अच्छा, बालों का झड़ना बहुत सारे मल्टी फैक्टर्स आ जाते हैं, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं, तो अगर आप कहें कि इस वक्त जैसे मानसून का सीजन चल रहा है, सो येस दिस इज़ अ टिपिकल टाइम वेयर बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी, बिकॉज ऑफ स्वेटिंग, बिकॉज ऑफ डैंड्रफ का भी सीजन है ये, सो इस टाइम पे नेचुरली भी थोड़ा बाल आपका एक्स्ट्रा झड़ सकता है, दैट्स वन थिंग, बट व्हेन इट कम्स टू वाटर दैट यू मेंशन, तो इसमें एक चीज़ मैं बहुत क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। कई बार पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं मतलब मुझे गंजापन मुझे लगता है कि मेरे हार्ड वाटर की वजह से हो रहा है, पहले मैं यहाँ नहीं रहता था, यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ हार्ड वाटर है और इस वजह से मुझे गंजापन आ रहा है। तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जो हार्ड वाटर है वो एक्चुअली आपके बालों की ब्रेकेज कर सकता है, शाइन चली जाएगी, फ्रिजीनेस बढ़ जाएगा, ठीक है, इस वजह से इनडायरेक्टली आपके ब्रेकेज होगी तो आपके बाल टूटेंगे, राइट। पर जड़ों से अगर बाल निकल रहे हैं
then it is always an internal cause. इट इज़ नेवर कि आपने कुछ प्रोडक्ट लगा लिया था और आपको गंजापन हो रहा है, या आपने कुछ पानी का चेंज हो गया उसकी वजह से हो रहा है. सो इट्स ऑलवेज एन इंटरनल कॉज. एन इंटरनल कॉज माने कुछ न्यूट्रिशनल इश्यूज हो सकती हैं, हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, आप शायद लॉन्ग टर्म बीमार पड़े थे, ऐसा कुछ रीज़न हो सकता है, कुछ दवाइयाँ मतलब ऐसी चली होंगी जिस वजह से उसका ग्रेजुअल इम्पैक्ट आया, दैट वेज. एंड ऑफ कोर्स जेनेटिक्स है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में है कि उनको बॉल्डिंग की टेंडेंसी है, बीट फीमेल और मेल पैटर्न, तो वो भी एक डेफिनेटली ऐड ऑन कर देता है लाइक दैट. ओके, तो अभी जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, जो इंस्टाग्राम पे भी कुछ टाइम पहले बहुत ट्रेंड चला था, पीरियड ब्लड जो होता है उसको फेस पर लगाने का. देखिए ऐसे वाहियात चीज़ें जो है आई डोंट नो, जब सोशल मीडिया पे कोई डाल रहा होता है वो मतलब वो क्या सोच के डालते हैं. ओके, देयर इज़ नो लॉजिक टू इट. ओके, एंड टेक्निकली मतलब डजंट मेक एनी सेंस. हाँ, वहीं पे जो है आपका खुद का ब्लड आपके लिए बेनिफिशियल है, सो अगर मैं मतलब ऐसे पीरियड ब्लड यूज़ करना, वो तो कहीं भी कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है. और सोशल मीडिया पे कुछ भी चीज़ें आ जाती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन का तो ओवरलोड चल रहा है. बट आपका खुद का ब्लड, हमारी ब्लड में ही ग्रोथ फैक्टर्स बॉडी डेली बनाती है. ठीक है, अब ये क्या रूटीनली हमारे रिपेयर रीजनरेशन के लिए फॉर एसेंशियल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लिवर, किडनी, इनके लिए बॉडी बनाती भी है और यूटिलाइज भी करती है. तो हम जैसे कभी हमें रेजुविनेशन के लिए चाहिए, रीग्रोथ के लिए चाहिए, इवन रिपेयर के लिए चाहिए, तो व्हाट वी डू इज टेक्निकली a scientific way of doing it is that हम ब्लड लेते हैं, जैसे ब्लड सैंपल आपका कभी टेस्ट के लिए लिया जाता है, एंड वी प्रोसेस इट, और रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, इनको हमने सेंट्रीफ्यूज करके निकाल दिया और ग्रोथ फैक्टर से कॉन्सेंट्रेट बनाया, जो हमने या तो स्किन में इंजेक्ट करा या तो बालों में इंजेक्ट करा. एंड ये बिकॉज ये इसमें ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कि रिपेयर, रीजनरेशन और रीग्रोथ में हेल्प करता है, तो हेयर फॉल में भी हेल्प करता है और रिंकल्स में भी हेल्प करता है. अच्छा, हम स्किन स्पेशलिस्ट तो हर चीज़ को ग्लैमरस कर देते हैं, बट ये आर्थराइटिस में भी PRP यूज़ होता है, और जिंजिवाइटिस या डायबिटिक अल्सर्स, ऐसे कई मेडिकल कंडीशंस में भी यूज़ होता है, बर्न्स में यूज़ होता है, जहाँ पे भी हमें रिपेयर, रीजनरेशन की ज़रूरत है. सो हमारी स्किन, मान लेते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से आपकी स्किन को रिपेयर की ज़रूरत है, तो आप PRP बिल्कुल कर सकते हैं. इट्स एब्सोल्युटली सेफ, बिकॉज हम कुछ और नहीं डाल रहे, आप ही का ब्लड है. सो हम बस उसका जो कॉन्सेंट्रेट ग्रोथ फैक्टर्स का बना के, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो हटा के आपकी स्किन में इंजेक्ट करें. तो इट्स एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर. सो देयर इज नथिंग एडेड, नो केमिकल और नथिंग इज एडेड टू इट. सो वही चीज़ आप साइंटिफिक में यूज़ करें तो उसका लॉजिक बनता है, और डेफिनेटली उसका एविडेंस भी है, और वो काम भी करता है. और इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना तो सही नहीं है. सही नहीं है. अभी डिप्रेशन का, जो लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, और हम लोगों ने नोट किया कि उनके साथ दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं. डिप्रेशन मतलब किस तरीके से हमारी स्किन, हमारे बालों को इम्पेक्ट डालता है? Acha, that's a good question. So when you are stressed out, so what happens, there is something called as a cortisol hormone या stress hormone. ठीक है, so unknowingly आप वो हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहे हैं. ठीक, ये स्टिमुलेट होने की वजह से 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. एक तो जो आप खा रहे हो, ठीक है, वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो आप फिर भी ठीक से खा रहे होगे, लेकिन आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, तो आपके बॉडी को पहुंच ही नहीं रहा है प्रॉपरली. सो स्ट्रेस में ये होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज निकलेंगी. दूसरा, ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स को ट्रिगर कर सकता है. तो जैसे स्ट्रेस इंड्यूस्ड, मान लेते एग्जांपल अगर सिंपल दूं तो एलोपेशिया एरेटा, कि रातों रात सडनली यू कैन नोटिस कि पैचेस में आपके बाल चले गए. तो ये आप कुछ दिनों का किसी वजह से स्ट्रेस चल रहा हो, वो काम का स्ट्रेस चल रहा हो, वो मतलब वैसे मेंटल स्ट्रेस चल रहा हो, या कोई बीमारी का स्ट्रेस हो, बॉडी को ये नहीं समझ में आता कि ये स्ट्रेस किस वजह से आया. बॉडी के लिए सब कुछ सेम है, और स्ट्रेस हार्मोन वैसे ही बढ़ रहा है, इन्फ्लेमेशन वैसे ही बन रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बन रहा है, एंड इवेंचुअली सडनली यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑन स्किन एंड हेयर. सो रातों रात आपके बाल पैचेस में जा सकते हैं. ओके, सो दैट इज, तो इट इज ट्रिगरिंग एन ऑटो इम्यून रिएक्शन. सो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी.
प्लस यू नो स्ट्रेस इनडायरेक्टली ऐसे भी करता है कि आपके हार्मोनल चेंजेस को भी ट्रिगर करता है. सो यू नो अंडरलाइंग कोई PCOD है, थायराइड इश्यूज है, तो वो आपकी मतलब डॉर्मेंट थी और अब उभर के वापस मतलब यू नो लेवल्स बढ़ गए हैं, तो ये अवर्ट मतलब यू नो डिजीज में कन्वर्ट हो गया. सो के तो उसका अपना स्किन और हेयर के ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है. अभी जो मतलब जिस तरीके से दिखाया जाता है, जो घरेलू नुस्खे होते हैं, क्या वो मतलब बाहर की जो हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा कारगर हो सकते हैं, काम आ सकते हैं? और अगर हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस के लिए और अपने बालों के लिए? अच्छा, दैट्स ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. इसमें से कुछ चीज़ें तो सेफ है, ठीक है. जैसे मान लेते हैं एलोवेरा है, इट्स अ वेरी यू नो इट्स वेरी नाइस फॉर स्किन, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूदिंग इफेक्ट देता है. गर्मी में आप यू नो धूप से बाहर जब आप घर में आए आपको लग रहा है कि सनबर्न जैसा लग रहा है, इफ़ यू हैव एलोवेरा इन द फ्रिज इट विल गिव यू, इट विल रिलैक्स योर स्किन, इट विल सूद योर स्किन एंड यू नो सनबर्न से भी प्रिवेंट करेगा. तो ऐसा एक चीज़ तो चलो मैं मान रही हूँ कि ये कुछ चीज़ें हैं जो हेल्प करता है. कच्चा दूध है, वो लैक्टिक एसिड है, तो वो हाइड्रेटिंग एसिड है और वो डेफिनेटली यू नो माइल्ड एक्सफोलिएशन करता है और वो भी अच्छा है. बट वहाँ पे जैसे आपने कहा कि प्रोडक्ट, तो अब जैसे कोई विटामिन C सीरम मान लेते हैं और आपका घर में नींबू है, ठीक है, तो आप सोचे कि नहीं विटामिन C का सीरम तो 1000-1500 रुपए का आ रहा है, मैं घर में जो नींबू है वही क्यों ना स्किन में लगा लूँ, ठीक है. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जब आप सीरम लगाती हैं और अच्छा सीरम लगाती हैं तो इट कुड बी L-ascorbic acid और ethyl ascorbic acid which is stabilized form of vitamin C, you know, so which is not irritant. जब आप काट के नींबू डायरेक्टली स्किन में लगा रही हैं तो वो सिट्रिक एसिड लगा रही हैं, और जो कि सिर्फ और सिर्फ बर्न ही करेगा, कुछ नहीं और करेगा. क्योंकि वो स्किन पर लगाने से, मैंने ट्राई कर रखा है, तो वो स्किन पे लगाने से बहुत ज्यादा वो इरिटेट करता है. हाँ, बहुत ज्यादा. यस, तो इट इज अ इरिटेंट. सो जब आप सीरम यूज कर रही हैं तो वो एक डेरिवेटिव है उस चीज का, तो वो एक प्यूरिफाइड फॉर्म है या डेरिवेटिव है जो कि सेफ है और हम वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं. आप खाएंगे नींबू तो अलग बात है, लेकिन लगाएंगे तो आप सीधा सिट्रिक एसिड लगा रहे हैं जो कि जलाने के अलावा और कुछ नहीं करेगा. सो ऐसी कई चीजें हैं जो यू नो आपको लग रहा है कि घर में ही अवेलेबल है, इसको मैं यूज कर लेती हूँ तो मेरा फायदा हो जाएगा. अब जैसे अनियन, ओके, लोगों का ये मिथ है कि अनियन लगाने से हमारे यू नो हेयर फॉल में बहुत हेल्प होगा. आप सोचिए जब अनियन आप काटती हैं और उसी में ही आपकी आंख में इरिटेशन होने लगती है, वो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो वो आपके बालों में लगाएंगे तो इरिटेंट ही तो कर रहा है, राइट. सो देयर हैज़ टू बी अ लॉजिक, एंड यू नो मार्केट में यू नो देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स विदाउट एनी क्वालिटी कंट्रोल, विदाउट एनी R&D, वो कुछ भी क्लेम करते हैं. सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू नो कि यू नो आप इस शैम्पू में अनियन ऑयल होगा तो क्या करेगा. शैम्पू तो 1 मिनट आप बालों को क्लीन करने के लिए यूज कर रहे हैं, अगर उसमें अनियन ऑयल का एक एक्सट्रैक्ट भी है तो वो कुछ फायदा भी नहीं कर रहा है एक्चुअली. और वैसे काट के अनियन लगाना तो कोई सेंस ही नहीं बनता, वो बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट इरिटेंट. सो कुछ घरेलू नुस्खे जो हैं वो सेफ है एंड इट इज समथिंग दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर डेली रूटीन. और कुछ चीज़ें ऐसे मतलब कुछ भी सोशल मीडिया पे आ जाता है या कोई आपको कुछ उसका किसी ने लगा लिया और आपने सुन के लगा लिया, ऐसे हिट एंड ट्रायल अपनी स्किन पे ना करें. ओके, अभी मतलब एक वो है, लोग बोलते हैं मूवीज में भी होता है कि जब आप प्यार में होते हैं तो आपकी स्किन अलग तरीके से ग्लो करती है. yes, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज देयर आर गुड एंडोर्फिन्स कहते हैं उसे, ठीक है. सो देयर आर दीज हैप्पी हार्मोन्स व्हिच आर सिक्रीटेड, ओके. सो वो आप प्यार में हो, आप एक्सरसाइज करें, आप एक पेट के साथ टाइम स्पेंड करें, व्हेनेवर यू आर मतलब खुश होते हैं, यू नो, सो डेफिनेटली योर स्किन विल ग्लो. दैट्स व्हाई व्हेन अ लेडी इज प्रेग्नेंट, यू नो, दैट इज आल्सो अ टाइम व्हेन शी इज वेरी हैप्पी, शी इज एक्साइटेड, तब शी इज ग्लोइंग. And once baby is out, you know, the glow is gone. Okay. तो मतलब ऐसे मतलब प्रेगनेंसी के बाद क्या मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं स्किन के साथ, हेयर्स के साथ, क्या क्या चीजें आती हैं? ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सो प्रेगनेंसी के दौरान एक्चुअली बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं. ये नेचुरल हार्मोनल चेंज है, लेकिन किसी किसी को बैकफायर कर जाता है. सो कुछ कॉमन चीज़ें हमने प्रेगनेंसी के वक्त देखे हैं, विच इज़ अ पिगमेंटेशन इशू, इज मेलाज्मा.
Okay. ठीक है, और ये जो है इसे झाइयाँ कहते हैं, जो आपके चीक्स पे, नोज पे, फोरहेड पे थोड़े मतलब ऐसे पैची स्किन होना शुरू हो जाता है, एंड ये प्रेगनेंसी के दौरान आ सकता है और उसके या फिर उसके बाद भी शुरू हो सकता है कुछ महीनों बाद, एंड देन इट बिकम्स अ मेजर कंसर्न बिकॉज ये फिर जाने के बाद भी रिकर भी कर सकता है. तो दैट्स वन थिंग. प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम हेयर लॉस इज ऑल्सो अ बिग कंसर्न, कि प्रेगनेंसी के वक्त तो स्किन और हेयर ठीक था, लेकिन उसके कुछ महीनों बाद यू हैव सिवियर हेयर लॉस, और किसी किसी के बाल उस वक्त नेचुरली भी ठीक हो जाते हैं, बट किसी किसी के कुछ महीनों तक या सालों तक ये थोड़ा करके इतना हेयर फॉल होते रहता है कि आपको थिनिंग दिखने लगती है या फीमेल पैटर्न बॉल्डिंग में चले जाते हैं. तो इसमें अगर आपकी कुछ इश्यूज आपको मतलब प्रेगनेंसी के बाद अगर आप ये दौरान आप अगर कोई कंसर्न, आपका हेयर लॉस हो रहा है, पिगमेंटेशन इश्यूज हो रहा है, तो उसको नेग्लेक्ट ना करें. कोई भी चीज़ आप टाइमली ट्रीट करना चाहें तो वो हो सकती है. अब आप उसको डिले कर लें और कुछ साल बाद आएँ और कहें कि डॉक्टर अब थिनिंग हो गई, तो वो बहुत मुश्किल होता है ट्रीट करना. वो टाइम टू टाइम एंड इस वक्त इस दौरान अच्छे से सप्लीमेंट्स लीजिए जो ना केवल बेबी की ग्रोथ और अच्छी डिलीवरी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट वो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ भी देगा और आपके स्किन और हेयर के इन कंसर्न्स को भी प्रिवेंट करेगा. सो आयरन डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए, उसका खास ध्यान रखें. विटामिन सी जो है अपनी डाइट में ऐड करें, मतलब सीरम वगैरह मैं नहीं कह रही हूँ, बट अपनी डाइट में खूब ऐड करें. आप देखें कि न्यूट्रिशन मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहे हैं. ड्राई फ्रूट्स वगैरह खूब लें, और सन प्रोटेक्शन में तो मैंने पहले ही कह दिया कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए. यस, ठीक है. अभी मॉर्निंग में एक ये वाला सोशल मीडिया का है ये भी कि मॉर्निंग में आप मतलब गार्लिक खाइए और मतलब 1 या 2 गार्लिक और उसके बाद पानी पीजिए. गार्लिक कितना अच्छा है फेस के लिए या फिर स्किन के लिए, बॉडी के लिए? जो तो आप बताएंगे मुझे कि बिकॉज डेली सोशल मीडिया पे इतनी मतलब बोगस चीजें आती हैं जिसका लॉजिक कई बार हमें भी लगता है कि क्या बोल रहे हैं. ओके, सो मतलब उसका तो कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है. ओके, सो कि उसका कुछ मतलब आप खाएंगे तो आपका स्किन ग्लो करेगा और एट्सेट्रा. रादर आप मॉर्निंग में सोक नट्स, सीड्स, मतलब चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, रेजिन्स, ये रात को करके मॉर्निंग में ये लीजिए. इसका आपके डायरेक्ट स्किन और हेयर में इम्पैक्ट है. 1 महीना करेंगी शायद, और आपको 1 महीने में आपको डेफिनेटली आपको डिफरेंस दिखेगा बिना किसी सीरम के और किसी ट्रीटमेंट के. सो लाइक चिया सीड्स, ये आपके मतलब पालक से 3 गुना ज़्यादा 1 टीस्पून चिया सीड्स में आयरन है. ठीक है, आपके जो आलमंड्स हैं उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स है. तो आप ये थोड़ा थोड़ा आपने रात को भिगोया, सुबह ये लिया, इसका एकदम एविडेंस है, हमें पता है कि ये फायदा ही करेगा. और वो चीजें लोग नहीं कर रहे हैं, और इधर कुछ भी इंटरेस्टिंग ट्रेंड बन जाता है, उसको सोचते हैं कि ये कर लेते हैं. अभी लड़कों में बहुत ज्यादा क्रेज चल गया है स्किन केयर का. क्योंकि पहले हम लोग नहीं देखते थे. लड़के मतलब लड़कों का ये है अपना, कोई भी साबुन मिला, कोई भी लाइफ बॉय मिल गया, जो भी मिल गया, उन्होंने अपना फेस धोया उससे और वो सीधा बाल ऐसे करके अपन निकल लेते थे. अभी जो ये स्किन केयर वाला बन गया है लड़कों में, क्या रीजन क्या लगता है आपको, और उनके लिए क्या बेटर है, क्या करना चाहिए लड़कों को जो लोग ध्यान रखते हैं अपने स्किन का? Yes, so finally आई एम ग्लैड कि boys and men have also started taking care of their skin. So it's good in a way, but there are मतलब so many products available. It's actually basically it's just the awareness. ठीक है, so men also don't want to be left behind. Why should girls have all the fun? ठीक है. और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ऐसा नहीं है कि मेन और विमेन की स्किन बहुत डिफरेंट है, तो वही सनस्क्रीन जो आपकी वाइफ लगाती है वो आप भी लगा सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं है उसमें. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. या वो मॉइस्चराइजर आप नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ नहीं है लाइक दैट. बट women का क्या है, वो they have been always over years they have been always beauty conscious, and men are gradually becoming beauty conscious. So they are getting aware and they are applying different products, or they are taking lot of new treatments in the market. That is okay. और बहुत कुछ नहीं करना चाहते हैं तो एक मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन लगाइए, ये इनफ है. ठीक है. अभी हम लोग देखते हैं कि जो लड़कियां हैं
वो चाहे अपने हस्बैंड या हम्म। फिर अपने बॉयफ्रेंड हम्म। की स्किन को लेकर, बालों को लेकर बहुत ज्यादा हाँ, हाँ। रहती हैं कि नहीं बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, ये हाँ। चीज। तो वो चीजें मतलब सिखाती भी रहती हैं हाँ। कि ये चीज ऐसे, और उनको लाके भी देती हैं कि हाँ, भाई आप ये हाँ, करिए, ये बिल्कुल, करिए, ठीक है। बिल्कुल। तो लड़की मतलब शायद कहीं ना कहीं अगर उनको थोड़ा सा लगता है ना कि कोई बताने वाला है, हम्म। तो और ज्यादा जल्दी इन सब चीजों को अडेप्ट करते हैं कि हाँ चलो ये चीज कर लेनी चाहिए। लेकिन ये चीज है, अगर आप अपनी वाइफ का या फिर गर्लफ्रेंड का सनस्क्रीन उठा के लगा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं पुराने ज़माने में जो लोग थे, अगर क्योंकि उनके पास तो ये सनस्क्रीन वगैरह सब चीज़ें नहीं थी, वो लोग किस तरह से अपनी स्किन का ध्यान रखते थे? यही चीज़ तो मैं बता रही थी कि पहले जो है एनवायरनमेंट इतना डैमेज नहीं था। ओके, इसीलिए आप कहते हैं कि मेरी दादी के तो 70-80 में भी काले बाल थे, ठीक है। तो बिकॉज वो उस जनरेशन उस में एनवायरनमेंट डैमेज वाज नॉट सो बैड। सो स्किन बीइंग एन एक्सटर्नल ऑर्गन जो एनवायरनमेंट से आपके लिए फाइट करता है, स्किन एक्चुअली हमारा कवच है, आपके सारे एसेंशियल ऑर्गन्स, हार्ट, लिवर, किडनी को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो डेलिकेट ऑर्गन नहीं है, वो काफ़ी रेजिस्टेंट ऑर्गन है, तक वो आपको पोल्यूशन से, एनवायरनमेंट के चेंजेस से, धूप से, सबसे आपको बचा रहा है। तो आप सोचिए ना, आप मतलब आपके दादी के टाइम पे एसी की बात ही तो नहीं थी, ठीक है। और हम खुद जब छोटे होते थे तो लाइट कितनी घंटों तक चली जाती थी, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। अब 5 मिनट बिना एसी के हम नहीं बैठ सकते। So environment has changed. That is why to adapt with the environment आपको कुछ products या कुछ treatments और चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि पहले इतना important नहीं था और पहले बिना इन चीज़ों के भी manageable होता था। But वहीं पे आप देखें तो अब मतलब क्वींस या किंग्स वो अपना काफ़ी केयर लेते थे। अब क्लियोपैट्रा मतलब कच्चे दूध में नहाती थी, ठीक है। तो वो लैक्टिक एसिड ही तो है, तो वो इट्स अ वेरी माइल्ड एक्सफोलिएटिंग एसिड जो कि ग्लो, हाइड्रेशन के लिए बहुत फ़ायदा करेगा। अब वो अफोर्ड कर सकती थी, इसलिए वो कच्चे दूध में नहाती थी। अब हम लोग नहीं नहा सकते। एग्जैक्टली। सो पहले भी कई चीज़ें थी जो लोग अपने रूटीन में यूज़ करते थे और वो कितना पॉपुलर था या कितना अफोर्ड कर सकते थे उसके ऊपर डिपेंड करता था। नहीं, ये चीज़ें तो हैं। अभी जो लोग हम लोग देखते हैं कि जो स्किन के पीछे इतना क्रेजी रहते हैं, लड़के बालों के लिए रहते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि जो लड़कियां और लड़कों के बाल अलग अलग तरीके से झड़ते हैं फिर गिरते हैं। लड़कों के बाल हमेशा आगे से क्यों जाते हैं? लाइक जी पूरा एरिया होता है उनको पूरा एकदम क्लीन कैसे हो जाता है? हाँ, सो जो मेल हार्मोन है, ठीक है, उसका जो वो आपका मतलब बेसिकली सामने वाले जो आपके बाल होते हैं, जो हेयर लाइन के होते हैं, साइड्स के जो बाल है, टेम्पोरल एरिया हम कहते हैं, या ये क्राउन एरिया। और अगर आपने नोटिस करा हो तो कोई कितना भी गंजा हो जाए, पीछे का ये सर्कल रहता ही है, बचा हुआ रहता है। तो ये सामने का पोर्शन जो है, ये यहाँ के जो बालों के रूट्स हैं, ये मेल हार्मोन से सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई दीज रिसेप्टर्स गेट डैमेज्ड विथ टाइम and that is why typically men का बॉल्डिंग पैटर्न एक अलग तरीके से होता है। और बिकॉज फीमेल्स में ये हार्मोनल इशू नहीं है, तो दैट इज़ वाई उनका अगर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है तो उनकी थिनिंग होती है, उनका पार्टिंग वाइड हो जाता है, उनके बाल हल्के गैप्स दिखने लगते हैं, बट एकदम ऐसा नहीं कि चले ही गए बाल। ओके, सो दिस द रीजन इज मेल हार्मोन इटसेल्फ। अभी जिस तरीके से क्योंकि जब बाल झड़ते हैं, ठीक है, शायद कुछ कभी ऐसा होता है लाइक डिप्रेशन ना हो, चाहे किसी तरह की चीज़ें ना हो, लेकिन जब बाल झड़ने लगते हैं तो लड़कियां बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने लगती हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए बाल मतलब सब कुछ, लड़कियों से ज्यादा लड़कों के लिए बाल इम्पोर्टेंट है, तो जरूरी हो। लेकिन स्टिल मतलब लड़के ना, फिर भी लड़कों का तो उनको होता गर्मी लग रही है, वो बाल अपने हटवा देते हैं। लेकिन पेशेंट हमारे पास आते हैं और इट्स मेन आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेयर। और जितना हेयर ट्रांसप्लांट का क्रेज चल रहा है, उससे आप खुद ही बता सकती हैं कि मेन आर वेरी कॉन्शियस, वो स्किन पे क्या लगाए ना लगाए, बट दे वेरी केयरफुल अबाउट देयर हेयर। सो दे मतलब उसका मतलब कैसे मेंटेन करना है, एंड दैट इज बिकॉज दे नो कि नेचुरली ओवर ईयर्स मेन हैव अ टेंडेंसी टू लूज देयर हेयर। ओके, बट फीमेल्स के वैसे कभी गंजा
गंजापन की चांसेस वैसे नहीं है ना, सो इसीलिए men are more conscious about their hair. They may apply anything random on their face, but बाल पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं. बाल में तो हाथ नहीं लगाने देते लड़के. yes. You know? ये चीज़ है. Yes. तो अभी जिस तरह से आपने बताया हेयर ट्रांसप्लांट, क्या प्रोसेस क्या है, क्या मतलब किस तरीके से काम करता है ये? अच्छा, तो हेयर ट्रांसप्लांट क्या है कि हम एक आपके जहाँ पे आपके बाल हैं, ठीक है, तो जैसे मैं पहले बता रही थी कि जितना भी जो हो जाए पीछे के बाल ये हार्मोन से सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, सो ये प्रोटेक्टेड रहते हैं. तो हमने यहाँ से जो है जैसे डोनर हेयर कहेंगे, ठीक है, और ये हेल्दी हेयर हैं, ये हमने उस एरिया से निकाला और फिर वहाँ पे लगाया जहाँ पे आपके बाल चले गए हैं, जो कि रेसिपेंट एरिया है जहाँ पे गंजापन आ गया है. सो ये इस मैकेनिज्म से काम करता है कि ये आप ही की बॉडी का एक पार्ट है और आपकी बॉडी में ही आप एक दूसरी जगह लगा रहे हैं जहाँ पे ये रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है. तो अनलाइक लेट्स से कि आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो वो डोनर मैच करना पड़ता है. अगर आपने सुना होगा तो लिवर ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, तो इसमें वो जो हम किसी से अगर वो करवा रहे हैं तो वो उसकी किडनी उसकी लिवर का आपके साथ मैच करना वो क्राइटेरिया होगा, तभी वो बॉडी आपकी रिजेक्ट नहीं करेगी. यहाँ सिंपल चीज़ क्या है कि आपके कहीं और तो बाल हैं लेकिन सामने से मान लेते चले गए, एंड इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर अगर तरीके से करे तो मतलब इट्स अ डे केयर प्रोसीजर, कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है. कुछ आफ्टर केयर तो खैर लेना ही पड़ता है. सो इस वजह से ये काफ़ी रूटीनली प्रैक्टिस करा जाता है, एंड बिकॉज ये सेफ है. और लेकिन इसको अब्यूज़ ना करें. मतलब आई सी लॉट ऑफ यंग पीपल जिनका थोड़ा सा भी बाल जाने लग रहे हैं, वो कुछ अपना डाइट चेंज करना नहीं चाहते, वो अपना कोई सप्लीमेंट, डॉक्टर मेरा ट्रांसप्लांट कर दो, तो डोंट यूज इट लाइक अ शॉर्टकट. बट ये इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि आप ही की बॉडी से हम बाल ले रहे हैं और जहाँ पे बाल सेफली अच्छे से ग्रो कर रहे हैं. और किसी में जैसे मान लेते हैं कि पीछे से बाल हमें कम डोनर एरिया मिलता है, तो हम दूसरा एरिया जैसे बियर्ड है वहाँ से भी बाल ले सकते हैं. ओके. तो क्या कॉस्ट क्या रहती है इन सब चीज़ों के लिए? अगर एवरेज में मैं बताना चाहूँ तो बिटवीन 30 to 60 रुपीज़ पर ग्राफ्ट का ये कॉस्ट आता है. ये डिपेंड करेगा कि आपका कितना ग्रेड ऑफ बॉल्डिंग है एंड एट्सेट्रा. और एक्चुअली एक ग्राफ्ट से मतलब एक रूट से ना 2-3 बाल निकलते हैं. सो ये कैलकुलेशन हेयर लाइन डिज़ाइनिंग, ये कैलकुलेशन कि आपके कितने मतलब ग्राफ्ट लगेंगे. कई बार बड़ा एरिया कवर करना होता है तो शायद हम पेशेंट को काउंसिल करें कि हम एक बार में इतने ग्राफ्ट करेंगे और कुछ टाइम बाद हम जो है नेक्स्ट एरिया को टारगेट करेंगे. मतलब पूरा एरिया शायद सेफ्टी रीजंस की वजह से हम एक साथ ना कवर करें. ठीक है. ओके. तो अभी स्किन केयर को लेकर और अपनी बालों को लेकर सबसे बड़े जो मिथ हैं अभी जो चल रहे हैं वो क्या है, जो लोगों को नहीं पता? लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी उन चीज़ों को कर रहे हैं और उनको नहीं पता है कि ये चीज़ उनकी स्किन को डैमेज कर रही है या फिर उनके बालों को डैमेज कर रही है. मिथ तो मतलब मिथ की तो भरमार है, स्पेशली लास्ट फ्यू इयर्स जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है तो पीपल हैव बीन एक्सपेरिमेंट टू मच विद देयर स्किन और खूब हिट एंड ट्रायल करते हैं. सो सबसे बड़ा तो मतलब ये है कि कोई कुछ भी लगा रहा है, हो सकता है आपकी स्किन पे काम ही नहीं करेगा, ठीक है. सो आप मतलब उसकी स्किन पे काम कर रहा है और वो हो सकता है वो लगा भी नहीं रहा, वो बस एक प्रोडक्ट को मतलब उसके रिव्यू दे रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके बारे में. तो उस पे तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे आंख बंद करके बिलीव ना करें, अपना होमवर्क करें कि आपकी स्किन को क्या सूट करेगा, ठीक है. और उस अदरवाइज मिथ्स, कॉमन मिथ्स अगर एक्ने में सोचे, ठीक है, एक्ने इतना कॉमन प्रॉब्लम है और एक्ने की प्रोडक्ट्स की भरमार लगी हुई है. सो लोग सोच रहे हैं कि मैं नियासिनामाइड लगा लूँ, मैं हाइलुरोनिक एसिड लगा लूँ, मैं रेटिनॉल लगा लूँ. सो दे मतलब अप्लाई मेनी रैंडम प्रोडक्ट्स और वो एक्ने को ठीक करे या ना करे, ओवर एक्सफोलिएट ही कर रहा है, तो आपका स्किन और सेंसिटिव ही होगा.
ठीक है। सो अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है उसको डॉक्टर से दिखाएं और ट्रीटमेंट लें। तो अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आई हैड सम टाइम बैक आई हैड अ पेशेंट, सो सैलिसिलिक एसिड बड़ा कॉमन बहुत अभी फैशन में चल रहा है एक्ने के लिए। तो आई हैड अ पेशेंट जिनको एक्ने फोरहेड में हो रहा था और उन्होंने एक क्रीम लगाई जिसमें क्लोबेटाजोल सैलिसिलिक एसिड है। अब ये तो आज तक ना मैंने पढ़ते वक्त ना मैंने प्रैक्टिस के इतने साल में कभी किसी पेशेंट को लिखा है। इट इज़ नेवर मेंट फॉर एक्ने, इट इज़ मेंट फॉर सोराटिक स्किन एंड अदर कंडीशन। फेस में तो कभी लिखा ही नहीं है। तो इन्होंने जब ये कॉम्बिनेशन चेहरे पे लगाया तो इनके एक्ने ठीक होने के बजाय खूब बढ़ गए, फिर दिखाने आए। सो ऐसा आपको नहीं पता कि वो सैलिसिलिक एसिड का एक्चुअली आपके लिए कितना बेनिफिट करेगा या नुकसान करेगा। सो ऐसे ही कुछ भी मार्केट हो रहा है आप उसे अब्यूज़ ना करें। अभी मैं देख रही हूँ कि लोगों में स्किन को फेयर करने का बहुत ज़्यादा क्रेज है। फेयर करनी है स्किन, गोरा करना है अपने आप को। आपके पास भी ज़रूर कोई ना कोई पेशेंट आते रहते होंगे। आप मतलब किस तरीके से इन सब चीज़ों को देखती हैं, या फिर क्या अगर उनको ऐसा कुछ करना होता है तो क्या इसके लिए ट्रीटमेंट है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए फेयरनेस तो काफ़ी अभी तो खैर मैं कहूँगी थोड़ा सा अवेयरनेस है और चीज़ें थोड़ी बेटर हैं अभी, लेकिन फेयरनेस के नाम पे ना बहुत गलत होता है। कई बारी गर्ल्स बॉयज़ दोनों को इम्पैक्ट करता है, खासकर गर्ल्स कई बारी वो मतलब शादी के टाइम पे वो ये कहते हैं कि मेरे को रिश्ता नहीं मिल रहा है, या मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर। और आज भी आप न्यूज़पेपर में एड्स देखेंगे, मैट्रिमोनियल एड्स, तो फेयर टॉल ऐसा क्राइटेरिया लिखा होता है विच इज़ एक्चुअली वेरी डिमीनिंग। ओके, ये बहुत गलत है। ये कब मतलब हम सोशली हम कब इसका एक्चुअल इम्पैक्ट हमारे मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा मैं तो कह नहीं पाऊँगी, लेकिन पहले से थोड़ी चीज़ें बेटर है। लेकिन अब्यूज़ का मैं आपको बताती हूँ कि फेयर होने की इतनी वो क्रेज़ है कि लोग कुछ भी लगा लेते हैं, सोचते नहीं हैं कि मतलब ये। और इसमें कई प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, जिसमें स्टेरॉइड्स हैं। तो जब आप लगाते हैं तब तो बड़ा ग्लो आएगा, फेयर होगा, आपकी मतलब स्किन अलग ही चमकेगी। एंड मान लेते हैं आपने छोड़ दिया, then what happens is that you start developing acne, redness, facial hair, pigmentation, जो चीज़ें आपके पहले कभी नहीं थी वो सब चीज़ें आती हैं। और इसको एक मेडिकल टर्म भी दिया गया है, टॉपिकल स्टेरॉइड ड्रग अब्यूज़। और ये खास कर जो है फेयरनेस और ये लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, वाइटनिंग क्रीम्स के ऊपर है में मिलता है। सो ऐसे मतलब प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करने से पहले 100 बारी सोचें कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट के चक्कर में आपका लॉन्ग टर्म मतलब स्किन का नुकसान हो रहा है। बाकी व्हेन पेशेंट आते हैं कि मुझे ब्राइटनेस या मुझे ये चाहिए, तो आई काउंसिल देम कि वाइट को नहीं टारगेट करो कि मुझे मतलब मेरे गोरा होना है। ओके, व्हाट यू शुड लुक फॉर कि आपकी स्किन हेल्दी होगी ना तो वो ज़रूर ग्लो करेगी। ठीक है, हेल्दी स्किन इज ग्लोइंग स्किन। तो कुछ अंदर मान लेते हैं आयरन डेफिशिएंसी है, B12 डेफिशिएंसी है। एज अ डॉक्टर मेरा काम है कि वो आइडेंटिफाई करना और वो ट्रीट करना, और वो ट्रीट होती हैं तो अलग से आपकी स्किन में ग्लो आने दिखेगा ही दिखेगा। अच्छा, उसके अलावा वी गिव एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, वी डू सर्टन ट्रीटमेंट्स जो कि स्किन को हेल्दी भी करती हैं और ब्राइट करती हैं। लेकिन मैं कभी भी किसी पेशेंट को ये काउंसिल नहीं करती हूँ कि आपका एक शेड बेटर हो जाएगा। ठीक है, आपकी ब्लेमिशेस क्लियर हो जाएंगी, आपकी स्किन हाइड्रेटेड हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी, तो डेफिनेटली ग्लो करेगी। बट आप मतलब कलर को टारगेट नहीं करिए, बिकॉज ये कि आपका कलर एक शेड से दूसरा कलर हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे मतलब इंडिया में लोगों को मतलब फेयर स्किन का जितना क्रेज है, हम लोग वेस्ट में देख रहे हैं अभी उन लोगों को टैनिंग वाला बहुत यस, बिकॉज सो ये पहले भी उनका था, बिकॉज वो काफी गोरे हैं, तो वो उनको टैन पसंद है। हमें जिसके स्ट्रेट बाल है उसको कर्ली अच्छा लगता है, जिसके कर्ली है उसके स्ट्रेट अच्छा लगता है। सिमिलरली हम मतलब डस्की स्किन वाले हैं इंडियंस, तो हमें गोरा होना अच्छा लगता है, और वो काफी गोरे हैं तो उनको टैन अच्छा लगता है। बिकॉज
एंड आइडियली टैन स्किन इज वेरी नाइस, यू नो, वो जल्दी बर्न नहीं होती है, ओके। और हमारी स्किन, इंडियन स्किन बहुत अच्छी स्किन है, बिकॉज हम अगर आप कॉकेशियन या वेस्टर्न स्किन देखें तो उनके बहुत फ्रेकल्स होते हैं, स्किन कैंसर की उनकी काफ़ी टेंडेंसी है, वैसा हमारी स्किन में जो है ये चैलेंजेस नहीं है, बिकॉज मेलेनिन जो है ना ये एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव मतलब यू नो सेल है, और जब आप यू नो धूप में जाते हैं तो होता क्या है कि आप टैन क्यों होते हैं, ये मेलेनिन एक छतरी की तरह, अम्ब्रेला की तरह खुल जाता है और यूवी रेज अब्जॉर्ब कर लेता है, तो टैनिंग इज एक्चुअली ए प्रोटेक्टिव फिनोमिना। और कुछ दिनों बाद या यू नो ये चला भी जाता है, कुछ ज़्यादा स्टबन हो तो आप यू नो कुछ क्रीम्स का यू नो हेल्प ले लें जिससे कि चला जाएगा, बट टैन इज स्टिल ओके, बर्न इज बैड, बिकॉज देन यू नो बार बार बर्न होती है स्किन, तो वो आपकी स्किन को मतलब कैंसर की तरफ उसकी टेंडेंसी ले जाती है। सो यू नो तो सन बर्न की टेंडेंसी फेयर स्किन में ज़्यादा है, और जो डस्की स्किन है उसमें मेलेनिन कंटेंट हाई है, तो वो प्रोटेक्टिव है एक्चुअली हमारी स्किन के लिए। ये मतलब जितने भी लोग सोचते हैं कि मतलब फेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मतलब ये चीज़ तो मतलब हम लोगों ने देखी हर जगह, इंसान के पास जो नहीं होता उसको वही चाहिए होता है। जो गोरे हैं बहुत ज़्यादा उनको टैन होना है, जो थोड़े से टैन है उनको गोरा होना है, तो सबके साथ कुछ ना कुछ इसी तरह का लगा रहता है। अभी लोगों में ये भी है कि आप अगर ज्यादा शैम्पू करेंगे तो बाल ज्यादा झड़ते हैं, क्या कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अगर आपका शैम्पू गलत है, आपको सूट नहीं कर रहा, तो आपका बाल झड़ेगा। बार बार शैम्पू करने का कोई मतलब, उसका शैम्पू तो क्या है, क्लेंजर है बस। आपका मतलब बाल में जो डिपॉजिट हो रहा है ऑयल का, स्वेट का और डर्ट का, इसी को ही तो शैम्पू क्लीन कर रहा है, दैट्स इट। अगर आपका शैम्पू माइल्ड है, ठीक है, तो वो बस क्लीन ही तो कर रहा है, और कुछ बाल जब भी आप शैम्पू करेंगे तो वो झड़ते हैं, वो नेचुरल है। आपके बार बार शैम्पू करने से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हो रही है तो शैम्पू को चेक करें कि आप शायद बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल वाला शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, एंड विच इज़ मेकिंग योर हेयर ड्राई, इट इज़ मेकिंग योर स्कैल्प मोर सेंसिटिव, एंड दैट्स वाई ब्रेकेज ज़्यादा हो रही है, झड़ बहुत ज़्यादा रहे हैं। इनफैक्ट अगर मान लेते हैं कोई जिम रेगुलरली जाते हैं, या फिर स्वेट वैसे भी नेचुरली बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, तो वो उनको तो शैम्पू डेली करना चाहिए, बिकॉज उनकी स्कैल्प ज़्यादा ऑयली ग्रीजी हो रही है। अगर आपकी स्कैल्प नेचुरली इतनी ग्रीजी नहीं है, ड्राई टाइप्स की है, तो आप हफ्ते में 2 बार ही शैम्पू करिए, तो वो आपकी रूटीन के हिसाब से शैम्पू कर सकते हैं। अगर आपके शैम्पू से बाल झड़ रहे हैं ज़्यादा, तो शैम्पू को चेक करिए। ओके। और कंडीशनर का क्या है? तो कंडीशनर यूज करना चाहिए। मतलब यू नो मान लेते हैं कि आपके बहुत मतलब फाइन बाल हैं और यू नो स्ट्रेट बाल हैं आप, और तो आप यू नो कंडीशनर, हैवी कंडीशनर्स नहीं यूज़ करके आप सिंपल सीरम्स भी यूज़ कर सकती हैं, जो कि यू नो हेल्प करेगा। बट अगर आपके फ्रिजी बाल है, आपके वेवी बाल हैं, तो मैनेजेबल नहीं होंगे, टैंगल हो जाएंगे, ब्रेकेज होगी, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप कंडीशनर्स यूज करें, ठीक है। सो कंडीशनर कर क्या रहा है, तो अगर मैं समझाऊं सिंपल वर्ड्स में, तो होता क्या है कि जब आप क्लीन करती हैं बालों को शैम्पू से, तो बाल को ना एक रोप की तरह आप इमेजिन करिए, तो वो रेशे थोड़े से खुल जाते हैं, और फिर यू नो क्लीन हो गया, तो उसको बॉन्ड्स को लॉक करने के लिए आपने सीरम लगा लिया, या फिर ऐसा कंडीशनर लगाया, जो या फिर आप पहले के ज़माने में आप ऑयल लगाते थे जो कि आपके बॉन्ड्स को क्लोज करे, ठीक है। तो तब ना शैम्पू के बाद तेल लगाते थे, ओके, करेक्ट, यू नो, नॉट लाइक प्री एटसेट्रा, ताकि जो मतलब शैम्पू कर लिए उसके बाद तेल लगा के चोटी करते थे। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट। सो वो बेसिकली बॉन्ड्स को लॉक करने के लिए, क्लोज करने के लिए कंडीशनर, सीरम, ऑयल का रोल आता है, एंड वो फ्रिजीनेस, ब्रेकेज, टैंगल होने से बालों को बचाता है। तो इससे हेयर लॉस भी प्रिवेंट होता है। तो अगर आपकी फ्रिजी और वेवी बाल हैं तो यस, कंडीशनर की ज़रूरत है। अगर आपके स्ट्रेट बाल हैं, वैसे टैंगल नहीं होते हैं, तो आप रूटीन यूज़ में नहीं यूज़ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मतलब लोग बहुत ज़्यादा मुल्तानी मिट्टी का एक रहता है, बालों में लगा लेते हैं, फेस पर लगा लेते हैं, क्या फ़ायदा करता है सच में? देखिए, मुल्तानी मिट्टी बेसिकली बेंटोनाइट क्ले है, तो ये क्या करता है, ये सीबम रेगुलेटिंग है ना, मतलब ऑयल रेगुलेटिंग है।
तो अगर बहुत ऑयली फेस है और आपने इसे लगाया तो आपकी एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब करने में तो चलो हेल्प कर रहा है, लेकिन इसको अगर रेगुलर यूज़ में लगाएं या फिर आपकी ऑलरेडी ड्राई स्किन टाइप है और आप इसे लगाएं तो स्किन को और ड्राई करेगा। तो अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है या आपका बहुत ऑयली स्कैल्प है तो ये बिकॉज ऑयल कंट्रोल में हेल्प करता है तो चलो उसमें काम करेगा। बट बहुत रूटीनली यूज़ करेंगे तो ये नेचुरल ऑयल को भी सोक करके निकाल देगा तो वो गलत हो जाएगा। फिर ये चीज़ हमें तो बस एक्सेस ऑयल निकालना है ना। ये क्योंकि मतलब कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कि हम लोगों को पता होती हैं लेकिन हम लोग ना थोड़ा सा मतलब अवॉइड कर देते हैं उन चीज़ों को। अगर हमें पता होगा कि मुल्तानी मिट्टी लगाने से हमारा फेस जैसे मतलब वाइट वो नहीं हो जाता है वैसा हो जाता है, लेकिन फिर हम लोग थोड़ी देर उस पर मॉइस्चराइजर लगा के उसे ओके कर देते हैं। मतलब उसने फिर क्या किया कि आपका एक्सेस ऑयल तो निकाला, आपका नेचुरल ऑयल भी खींच लिया उसने, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि आपका नेचुरल ऑयल कंटेंट, वाटर कंटेंट स्किन का बरकरार रहे, ठीक है, हम बस एक्सेस को निकालना है। तो वो तो आपके बेसिक फेस वॉश से पानी से भी निकल जाएगा। करेला जो होता है, करेला कितना ज्यादा अच्छा होता है स्किन के लिए? तो हर हरी सब्जी स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, और फाइबर कंटेंट से लेकर डिटॉक्स करने के तक हर हरी सब्जी में देयर इज़ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, उसमें आयरन है, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं। तो वो तो हर ग्रीन लीफी वेजिटेबल को खाना चाहिए। उसमें कोई मतलब चूजी होने का कोई सेंस ही नहीं है कि करेला खाएं और बीन्स ना खाएं। मतलब कड़वा जो है, हाँ, मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, नहीं है क्योंकि मतलब नीम में लोग बोलते हैं नीम कड़वा है और मतलब करेला कड़वा, तो मतलब वो अंदर जाके बॉडी को साफ करता है, ब्लड को साफ करता है। ऐसा ब्लड कुछ साफ नहीं हो जाता है, लाइक दैट, बट बिकॉज दे आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो यस दैट वेज इट हेल्प्स। बट ऐसा कुछ आपका ब्लड साफ हो जाता है ऐसा कुछ नहीं है। नीम अपनी जगह एक एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है, तो दैट वेज उसका अलग रोल है डेफिनेटली। और जैसे मतलब सरसों का तेल पुराने जमाने में लोग लगाते थे, सरसों का तेल क्या मतलब सच में अगर आज भी लोग लगाएं तो अच्छा है वो? अच्छा, स्टडीज के हिसाब से अमंगस्ट ऑलिव ऑयल, बादाम का तेल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, तो स्टडीज ने प्रूव करा है कि 76% ऑफ द कोकोनट ऑयल लिपिड स्ट्रक्चर मैचेस विद द स्किन का लिपिड स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली कोकोनट ऑयल इज ग्रेट। ओके, इट्स ग्रेट। दैट्स व्हाई हम बच्चों की मालिश वगैरह के लिए भी हम रेकमेंड करते हैं कि आप कोकोनट ऑयल ही यूज़ करें। आजकल बाजार में क्या कोकोनट ऑयल में फ्रेग्रेंस, प्रिजर्वेटिव्स और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करिए। सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट कोकोनट ऑयल की एविडेंस मतलब अवेलेबल है, इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि इट्स ग्रेट फॉर स्किन एंड हेयर। ओके, अभी जैसे छोटे बच्चे, आपने बच्चों की बात करी, उनके लिए क्या किया जा सकता है और उनकी स्किन के लिए क्या किया जा सकता है, उनके हेयर के लिए क्या किया? वैसे तो मतलब ऑलरेडी उनका सब ओके रहता है, लेकिन स्टिल काफी हम लोग देखते हैं जो बच्चों के बाल बहुत कम एज में वाइट होने लगते हैं। हाँ, तो अगर छोटे बच्चों में वाइट हेयर हो रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आप न्यूट्रिशन को देखें, फिर कोई और रीज़न है ही नहीं। और उसमें भी न्यूट्रिशन में भी B12 डेफिशिएंसी जो है बहुत कॉमन रीज़न है जिस वजह से छोटी एज में ग्रेइंग बालों की शुरू हो सकती है, ठीक है। और तो ये एक तो डेफिनेट रीज़न है। बाकी जनरल रूटीन मतलब बेबी स्किन, तो बेबीज आर नॉट स्मॉल अडल्ट्स, ठीक है, तो बेबी की स्किन अलग ही होती है, ठीक है। उनके ग्लैंड्स और जो है मतलब स्किन में तो देखिए स्वेट ग्लैंड्स भी स्किन के अंदर ही हैं, ऑयल ग्लैंड्स भी स्किन के अंदर ही हैं, बाल भी स्किन के अंदर है। तो स्किन एक इन सब चीज़ों को मिला के एक सिस्टम है, एक ऑर्गन बनता है, ठीक है। तो उनकी अलग स्किन की इम्यूनिटी है, उनके अलग ग्लैंड्स डेवलप्ड हुए होते हैं। तो आप जो है ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें बच्चों की स्किन में, और आप एक प्राइमरीली कोशिश करें कि सिंडेट सोप यूज़ करें। तो सिंडेट सोप माने जो सोप का pH 5.5 है, यानी न्यूट्रल pH है, और ये आपकी स्किन से वाटर लॉस, ऑयल लॉस को प्रिवेंट कर रहा है, और ये ड्राइनेस से बचाएगा स्किन को, बिकॉज उनकी डेलिकेट स्किन होती है। और तो सिंडेट सोप्स इस्तेमाल करें। अलग से बालों के लिए अलग शैम्पू, चेहरे के लिए अलग मतलब कोई क्लेंजर, बॉडी के लिए अलग, ऐसे बच्चों में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक ही क्लेंजर से, माइल्ड क्लेंजर से आप सर, मुंह, बॉडी सब क्लीन कर सकते हैं।
नहलाने से पहले अगर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाएंगे, ये हाइड्रेशन पे बहुत हेल्प करेगा, दैट इज़ बेनिफिशियल। एंड रूटीन यूज़ में मैं टैल्कम पाउडर वगैरह नहीं रेकमेंड करती हूँ बच्चों के लिए, कि आप ये भी पोर्स को ब्लॉक ही करता है कुछ, और वैसे कोई रोल नहीं है उनका उसका कि मतलब कि गर्मी से या स्वेट से बचाएगा। अभी हम लोग देखते हैं एक मिथ है या फिर जो भी आप बताइएगा कि हम लोग अपर लिप्स करा लेते हैं लड़कियां, ठीक है, और जो फेस पे जो हेयर्स होते हैं उनको रिमूव करा लेते हैं, लेकिन फिर इसके बाद ये चीज़ें होती हैं कि वो और तेज़ी से ग्रो करते हैं, और कितना सेफ है कि मतलब आप फेस पे वैक्स कराएं या फिर कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट लें जो मतलब आपके हेयर को हटाए। सो देखिए, ओवर एवोल्यूशन, जैसे मतलब केव मैन के टाइम से अगर हम बात करें, तब तो बहुत बाल थे, ठीक है। हाँ। और तब बाल किस लिए बॉडी में ज़्यादा थे? क्योंकि हमारे पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, है ना। तो बाल जो था हमें एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर रहा था, गर्मी से मतलब ठंड से प्रोटेक्ट कर रहा था, ठीक है, डर्ट से प्रोटेक्ट कर रहा था स्किन को, है ना, एक कवरिंग, एक लेयर की तरह था। ओवर सो मेनी मिलियंस ऑफ ईयर्स बालों का अब रोल जो है इन बॉडी, अब उसका रोल जो है नेग्लिजिबल है, राइट। तो अगर आप बाल रिमूव करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, आपके ऊपर है, आप रखना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेफ मेथड्स यूज़ करें बाल के रिमूवल के लिए। सो जैसे आप कह रही थी कि मैं वैक्सिंग फेस में, हैंड्स में कर रही है, ठीक है, फेस में वैक्सिंग मत करिए प्लीज़, बर्न के चांसेस बहुत हाई होते हैं, और प्लस जब आप पुल करती हैं तो यू मेकिंग द स्किन लूज, तो फेस वैक्सिंग तो मैं नहीं रेकमेंड करती हूँ। ब्लीचिंग इज़ ऑल्सो समथिंग आई डोंट रेकमेंड, बिकॉज ब्लीच क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोटोरियस केमिकल, कार्सिनोजेनिक है, ठीक है। तो ब्लीचिंग इज़ नो, एब्सोल्युटली नो फॉर रूटीन फेशियल हेयर को लाइटन करना या रिमूव करने के लिए। रैदर आप बहुत सेफली शेव कर सकती है। ओके। हाँ, ये बड़ा मिथ है कि शेविंग करने से आपके बाल कोर्स हो जाएंगे, तो मतलब रेजर नहीं, कुछ भी नहीं, आप करें आराम से, बहुत सेफली कर सकती हैं, मेन तो करते ही हैं। सो अब बात समझिए, तो होता है कि बाल का जो रूट है वो थोड़ा मोटा होता है, और जब निकलता है वो एक टेपरिंग एंड की तरह निकल रहा है, ठीक है। सो जब आप मान लेते हैं प्लग करती हैं वैक्स से या वैसे प्लग करती हैं या थ्रेड से रूट से रिमूव कर रही हैं, तो पतला वाला एंड ऊपर आ रहा है, ठीक है। सो इसीलिए आपको लगता है कि मेरे बाल सॉफ्ट ही हैं। जब आप उसको रेजर से शेव कर देती हैं तो वो मोटा वाला एंड ऊपर आ रहा है, तो इसीलिए इल्यूजन है कि आपके बाल कोर्स हो रहे हैं, ओके। बट अदरवाइज शेविंग का बालों की ग्रोथ से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो शेविंग इज वेरी सेफ। Okay, that is one method. And of course now we do a laser hair removal. It is a tried and tested method. There is so much evidence. मतलब कुछ सेशंस में आपकी हमेशा के लिए बाल चले जाएंगे, लाइफ लॉन्ग की झंझट खत्म। ओके, सो मान लेते हैं अंडर आर्म हेयर रिमूवल करना है, सो 6 to 8 सेशंस में आपके हमेशा के लिए आपके अंडर आर्म के बाल खत्म। Okay, and when you have a good machine and you're doing it from under a dermatologist supervision, तो अच्छे से कर रहे हैं तो कोई मतलब साइड इफेक्ट की इशू ही नहीं है। एंड वैक्सिंग में तो फिर भी पेन होता है कि पुल करने से, लेज़र में तो एक वार्म मसाज वाला सेंसेशन है या हल्की प्रिकिंग सेंसेशन है विच इज़ वेरी कंफर्टेबल, और हर सेशन आपकी ग्रोथ जो है स्लो होती जा रही है, हेयर फाइन होते जा रहा है, एंड इवेंचुअली रूट खत्म हो जाता है। ओके, थोड़ा सा मतलब लोगों के लिए कॉस्ट क्या होती है इसकी, मतलब किस तरीके से? डिपेंड करता है कि आप कौन सा एरिया कराना चाहते हैं, आप आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे कौन सी मशीन यूज़ हो रही है, और वहाँ पे टेक्नीशियन कर रहे हैं या डॉक्टर कर रहे हैं। सो बिकॉज इट्स बिकम सच अ पॉपुलर ट्रीटमेंट, तो आज की डेट में बहुत रूटीनली ये सर्विस अवेलेबल है, लेज़र हेयर रिमूवल। और इनफैक्ट ये घर पे भी मतलब कुछ कंपनीज़ हैं जो घर पे भी पहुंचा देती हैं लेज़र करने के लिए, टेक्नीशियंस कर रहे हैं। तो ये तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप कोई टेक्नीशियन कर रहा है और घर पे मशीन बुला रहे हैं, जो कि आप सोचिए कि मतलब उसकी सेफ्टी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है इस तरीके से, तो ये तो नहीं रेकमेंडेड है। बट जैसे जब आप जाएँ, मतलब आप इफ़ यू रियली वांट टू गेट अ लेज़र हेयर रिमूवल सर्विस, तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? प्राइस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप
ये ध्यान रखें कि वो US FDA अप्रूव्ड मशीन हो, बिकॉज FDA अप्रूवल US से जो मिलती है वो बहुत स्ट्रिंजेंट है। तो वो अपने आप में अगर ऐसी आपकी मशीन में मिल रही है तो सेफ्टी अनपैरेलल्ड है उस मशीन में, और एफिकेसी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सो देयर आर मेनी मशीन्स अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट जो कि US FDA अप्रूवल जिनको मिली हुई है। आप अपने डॉक्टर से पूछें कि आपकी मतलब आपके पास क्या मशीन है, यू कैन वेरी वेल आस्क, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली आप ये इंश्योर करें कि डॉक्टर ही कर रहे हैं या डॉक्टर के सुपरविजन में हो रहा है, ये नहीं कि कोई भी कर रहा है, ठीक है। एंड कई बार होता है कि हाँ कुछ बॉडी पार्ट्स इंटीमेट बॉडी पार्ट्स मान लेते हैं टेक्नीशियन ही कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स की सुपरविजन में हो रहा है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छी मशीन होनी चाहिए एंड सुपरविजन में होनी चाहिए, तो आपकी आपको रिजल्ट भी 100% आएगा और सेफ्टी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। सो जब ये सब चीज़ें देखी जाती हैं तो ऑब्वियसली कुछ कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। अदरवाइज देयर आर मेनी प्लेसेस जो कह रहे हैं कि 500 रुपये में भी अपर लिप आपका लेज़र है रिमूवल हो जाएगा, और इतना सस्ता अगर हो रहा है तो प्लीज़ क्वेश्चन करिए कि मतलब क्या मशीन है और कौन कर रहा है वहाँ पे। ओके। तो अभी मतलब जो स्किन है, मेकअप किस तरीके से मतलब काम करता है? क्योंकि लोग बोलते हैं, मानते हैं कि मतलब जो मेकअप होता है केमिकल होता है, क्या डैमेज करता है? सो मेकअप यूज़ करिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन यूजिंग मेकअप। स्टिक टू लाइट वेट मेकअप, स्टिक टू कि एवरी डे यूज़ मेकअप में आपके प्रोडक्ट थोड़े लाइट वेट होने चाहिए। ऑब्वियसली जितना बिल्टअप प्रोडक्ट्स का होगा तो वो पोर्स को क्लोज करेगा, एक्ने को ट्रिगर करेगा, ठीक है। आपकी स्किन ब्रीथ ही नहीं कर पाएगी थ्रू आउट द डे। सो दैट्स डेफिनेटली समथिंग आई विल नॉट एडवाइज, बट लाइट वेट मेकअप अगर आपकी करती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी है मेकअप सही से रिमूव करें, ठीक है। तो डबल क्लेंज करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर मान लेते आपने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया तो एक सिंपल फेस वॉश आपका डर्ट ऑयल जो है रिमूव कर लेगा। अगर आपने मेकअप हैवी मेकअप करा हुआ है तो आपको डबल क्लेंज करना चाहिए, जिसमें कि आप क्लेंजिंग ऑयल, क्लेंजिंग माम्स अवेलेबल है जो कि लाइपोफिलिक यानी कि ऑयल को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ज़्यादा करके मेकअप प्रोडक्ट्स ऑयल बेस्ड होते हैं तो उनको क्लीन करने में हेल्प करेगा। प्लस उसके बाद आपने मान लेते हैं कोई जेंटल फेस वॉश यूज़ कर लिया तो आपका सारा मेकअप अच्छे से रिमूव हो गया। आप मिसलर वाटर भी यूज़ कर सकती हैं, बट कभी भी मेकअप नहीं निकल रहा करके आप बहुत स्क्रब ना करें, फिर वो तो आप सेंसिटिव ही कर दोगे। मेकअप निकले या ना निकले स्किन और सेंसिटिव हो जाएगी। मतलब स्क्रब ओके नहीं है? स्क्रब बिल्कुल ओके नहीं है, लकड़ी थोड़ी ना है, घिसेंगे तो चमकेगी। Okay. Point. So scrubbing is something I never tell my patients to do, and mild exfoliants are okay. Once in a while कभी आपने स्क्रबिंग करी वो ठीक है, बट ऐसे मेकअप नहीं निकल रहा तो आप ज़्यादा मतलब कोई स्क्रब से कर रहे हैं या लूफा से कर रहे हैं या टॉवल से घिस रहे हैं, ये तो आपकी स्किन का जो नेचुरल बैरियर है ना उसको छेड़ रहा है। तो और जैसे मैंने पहले बताया स्किन हमारा कवच है, तो ये माइक्रोबायोम जो ये लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, ये जब डैमेज होगा तो आपकी स्किन सेंसिटिव ही होगी। और तो मतलब यू कैन डबल क्लेंस, दैट्स इम्पॉर्टेंट। वो उससे आपका मेकअप ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो आपको जो है मेकअप यूज़ करने की वजह से जो बिल्टअप की वजह से आपका जो ब्लेमिशेस या एक्ने निकलने के चांसेस है वो कम होते हैं। दूसरी चीज़ है मेकअप ब्रशेज और स्पंजेस आपके क्लीन होने चाहिए। हाँ, हम क्या है मेकअप ये देखते नहीं, मेकअप भले ही बहुत बढ़िया कंपनी का ले लेते हैं और ब्रशेस भी अच्छे ले लेते हैं, लेकिन हम उसे क्लीन नहीं करते हैं। एवरी मेकअप एप्लीकेशन के पहले और बाद में आपका मेकअप स्पंज और ब्रश क्लीन होना चाहिए। तो वो ब्रशेस और स्पंजेस में आपको बैक्टीरिया दिखता नहीं है, और लेकिन है जमा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। और वो फिर आप मतलब आपने कुछ दिन पहले मेकअप लगाया था, क्लीन नहीं करा, ब्रश और स्पंज ऐसे ही रख लिया, फिर आपने उसे वापस यूज़ कर लिया, तो आप उससे बैक्टीरिया ट्रांसफ़र कर रही हैं। तो मेकअप जितना नुकसान नहीं करता उतना मेकअप क्लीन करेक्टली नहीं करते हैं तो उससे होता है। और मेकअप अप्लाई करते वक्त आप ब्रशेस और स्पंजेस का ध्यान नहीं करती हैं, उससे होता है। ओके, तो अभी मतलब योगा करने से कितना फ़ायदा है स्किन के लिए, हेयर के लिए? बहुत
बहुत बहुत थोड़ा सा मतलब समझाइए किस तरीके से काम करता कोई है। भी एक्सरसाइज है ना, हाँ। आप योगा करें, आप रन पे जाएं, आप कोई जैसे मान लेते हैं टेनिस खेलें, या कोई किसी को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, एनी फॉर्म ऑफ, या जुम्बा क्लासेस जाए, एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी will boost your metabolism. Okay, so when it boosts your metabolism, plus it also what it does it, ये जो मैं हैप्पी हॉर्मोन्स की पहले बात करी थी, एंडोर्फिन्स की बात करी थी, इनको रिलीज करता है, राइट? सो ये इस पे हेल्प करेगा। प्लस आपके मेटाबॉलिक इश्यूज, जैसे मान लेते हैं आपको पीसीओडी, थायराइड या ऐसे हार्मोनल इश्यूज की टेंडेंसी है, इनसे आपको प्रिवेंट करेगा। तो कभी आपको लग रहा है बहुत आलस है, तो आप खाली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करिए, वो भी बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन करिए एक्सरसाइज ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं या फिर अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ चलने लगा है। पहले के लोग तो मतलब मुझे याद नहीं है, मतलब कोई वो नहीं करता। अब तो मेरे घर में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा योगा, और मेरी सिस्टर्स वगैरह लोग लगे रहते हैं, भले वो वेट लॉस के बारे में आए। अच्छा, वेट लॉस का मतलब क्या स्किन पे कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, वेट लॉस का तो फर्क पड़ता है, लेकिन कभी कभी नेगेटिवली भी पड़ सकता है ना, बिकॉज स्किन में जो आपका मान लेते हैं वेट लॉस होता है, तो ऐसा तो नहीं होता कि इस एरिया से कम होगा, उस एरिया से ज़्यादा होगा, यूनिफॉर्मली आपका वेट लॉस होगा। कई बार आप क्रैश डाइटिंग करते हैं, बहुत जल्दी में है कि आपका 10 kg 2 महीने में वेट लॉस करना है, सो व्हाट विल हैपन, यू विल लूज सम गुड फैट ऑल्सो, लाइक द चबी चीक्स जो है, स्किन लिफ्टेड रहती है आपकी बिकॉज ऑफ द गुड फैट पैड्स इन योर चीक्स। आप जब क्रैश डाइट करते हैं, बहुत जल्दी में है लूज करना है आपको वेट, कोई इवेंट है या शादी है, तो व्हाट विल हैपन, यू विल लूज द गुड फैट ऑल्सो, एंड दिस विल कंट्रीब्यूट टू स्किन सैगिंग। हाँ, कई बार फेशियल सैगिंग के अलावा पेट में भी ऐसा होता है कि आपने बहुत जल्द प्रेगनेंसी के बाद बहुत जल्दी वेट लॉस करने के मतलब में है आप, तो व्हाट विल हैपन, आपने वेट तो लूज कर लिया, स्किन खूब सैग हो गई, तो उसका अलग मतलब और इसका फिर कोई क्रीम से तो ठीक होगा नहीं, यू विल हैव टू गो फॉर एन इंटरवेंशन लाइक मे बी नॉन सर्जिकल मेथड्स ऑफ, और यू वुड हैव टू गो फॉर अ स्किन सर्जरी फॉर दैट मैटर। सो कोई भी चीज़ स्लो और मॉडरेशन ठीक है। क्या मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं, ठीक है, वो मतलब पूजा पाठ ये सब चीज़ों में रहते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं देखा जाता है इन सब चीज़ों से खुश बहुत रहते हैं, ठीक है, बहुत जैसे हमारी मम्मियाँ जो हैं, मम्मी हो गई, उन लोगों की मतलब बाल आपने बताया कि उन लोग बाल हमेशा बहुत अच्छे रहें। क्या मतलब जो आध्यात्म का जो रास्ता है, क्या वो हमारे बॉडी पर इम्पेक्ट डालता है? देखिए, वो वैसे ही डायरेक्टली नहीं, बट इनडायरेक्टली, बिकॉज आप लेस स्ट्रेस्ड आउट है, यू आर मोर पॉजिटिव एज अ पर्सन, तो इस वजह से ओवरऑल वेलबींग में इम्पैक्ट रहता है। तो आप तो स्किन और हेयर देख रही हैं, बट उसके अलावा आपकी लिवर और किडनी भी आपको थैंक करेगी, बिकॉज यू आर बेस, इट्स नॉट स्पिरिचुअलिटी हो किसी भी फॉर्म में हो, इट काम्स योर माइंड एंड बॉडी बोथ, राइट? सो इट विल help क्या कहते हैं, relax, it will keep you stress free and it will definitely delay the signs of aging. तो अभी मतलब आपका किस तरह से इस लाइन में आना हुआ? अच्छा, तो आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स तो दोनों ही डॉक्टर्स रहे, बट मेरी दादी की सिस्टर उस ज़माने की गायनेकोलॉजिस्ट है, नॉट जस्ट MBBS गायनेकोलॉजिस्ट, उनके भाई न्यूरोसर्जन। ओके, तो बट मेरी जनरेशन में कोई डॉक्टर नहीं बना, आई वॉज द ओनली वन, प्रॉब्ली इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड इट्स अ डिफिकल्ट जर्नी, सो नॉट एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। So I got into medical field. I did my MBBS from Pune. फिर मैंने अपनी MD डर्मेटोलॉजी करी JNMC बेलगांव से, एंड देन मैंने पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी की फेलोशिप करी CMC वेलोर से, एंड मेरा मन नहीं भरा, तो मैंने डर्मेटो सर्जरी और लेजर्स की फेलोशिप भी करी सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से, एंड पहले मैं गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में कुछ टाइम के लिए एसोसिएट थी, बट अब मैं लास्ट 8.5-9 years से मैक्स हॉस्पिटल वैशाली से एसोसिएटेड हूँ, और मेरी खुद की प्रैक्टिस है नोएडा में सेक्टर 61, जो कि मेरे नाम से ही है, डैश डर्मेटोलॉजी। और सो I'm very passionate about my subject, or
तो I think that shows in my work. I invest a lot of time in my patients consultation. मतलब it is very important कि वो समझें कि उनका ये बाल क्यों झड़ रहा है, तभी तो वो comply करेंगे ना. अगर वो जाने ही नहीं कि वो मेरा इस वजह से मेरा बाल झड़ रहा है, बस अगर मैं बस उनको ये सीरम लिख दूँ, ये शैम्पू लिख दूँ, तो वो ले जाएंगे, कुछ दिन लगाएंगे और फिर कुछ दिन छोड़ देंगे, तो वो इम्पैक्ट आएगा ही नहीं. ठीक है. सो ये मैं खुद भी टाइम स्पेंड करती हूँ, प्रॉपर हिस्ट्री लेती हूँ, पेशेंट से भी डिस्कस करती हूँ कि उनकी क्या कंसर्न्स हैं. आई हैव अ वेरी सिंपल फॉर्मूला और अ बिलीफ आई वुड से कि आज की डेट में ना कोई कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर के पास मिनिमम आधा घंटा 40 मिनट तो गाड़ी चला के या कहीं से तो आ रहा है. ठीक है. और वेटिंग टाइम और 10-15 मिनट का आप मान के चलिए. तो मेरा इतना मानना है कि कोई भी इशू हो, कई बार स्किन के साथ हमें और इंटरनल हेल्थ की इश्यूज भी देखनी होती हैं, बट जब वो मेरे कमरे में घुसे अंदर तो उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए. ओके. सो उसको ये ना लगे कि मैं अरे इतनी दूर से आया और बस डॉक्टर ने 2 मिनट देख लिया और अब क्या, लाइक दैट. सो वो एफर्ट में ज़रूर अपनी प्रैक्टिस में, अपने कंसल्टेशन में मैं इन्वेस्ट करती हूँ और लगाती हूँ. तो कैसे मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई में आपको मतलब घर वालों ने सपोर्ट किया? Oh yes, they तो definitely wanted that क्योंकि बेटी डॉक्टर बने, but support मतलब था ही, because I said like they both doctors, but beyond that I think because आपको कोई भी चीज़ अच्छा लगता है तो आप उसको मतलब कर पाएंगे. अदरवाइज डॉक्टर की जर्नी जो है बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत लंबी है. तो अगर आपको पढ़ने का शौक नहीं है, आपको मज़ा नहीं आता पढ़ने में, क्योंकि आज की डेट में भी हमें पढ़ना पड़ता है. देयर आर सो मेनी टाइम्स यू हैव टू गो बैक to our books, we have to read journals, articles, we have to stay updated. ये ऐसा किसी और फील्ड में नहीं होता कि आपको इतना अपडेटेड रहना पड़ता है. ओके. तो अगर आपको शौक या मज़ा नहीं आता पढ़ने में, तो आप कभी भी ये लाइन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी. तो जिसको भी जो चीज़ अच्छा लगता है, आई थिंक वो एंजॉय करते हैं वो चीज़. तो इसीलिए जब दिन लंबा भी हो जाता है तो हमें हम मैनेज कर लेते हैं. अभी मतलब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया है. हाँ. लाइक चाय और कॉफ़ी का कुछ फ़र्क पड़ता है बॉडी पर, स्किन पर? देखिए, ब्लैक कॉफ़ी यस वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट. ओके. ठीक है. लेकिन आप वहीं पे दूध सब डाल के आप उसको बेकार. ओके. तो कैफीन इज अ स्टिमुलेंट. ठीक है. तो बिकॉज स्टिमुलेंट्स तो टायर्डनेस हटा देती है, इसलिए आपको जब सुबह उठते हैं या दिन भर की थकान है, बीच में आप एक कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं. ठीक है. तो इट हेल्प्स. एंड कैफीन इज डॉक्यूमेंटेड कि बिकॉज इट्स अ स्टिमुलेंट इन माइल्ड डोज, इट हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग हेयर ग्रोथ. सो कई सारे आपके हेयर सीरम्स वगैरह में भी आपने कैफीन नोटिस करा होगा. ठीक है. एंड चाय भी एंटीऑक्सीडेंट है. ग्रीन टी इज़ वेरी गुड. बट हम जिस तरह से बनाते हैं, हम उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू हम उसे घटा देते हैं. क्योंकि इंडियंस को चाय का शायद ज़्यादा ही शौक है. अब तो वो जो नई जनरेशन आ रही है ना, तो उनको थोड़ा सा मतलब बहुत शौक है. लाइक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, घी वाला एक चला था. यस. वो कितना फ़ायदा करता है अभी? नहीं, नॉर्मल आप ब्लैक कॉफ़ी लीजिए, वो तो अपने आप में ही एंटीऑक्सीडेंट है. उसमें घी बटर मिला के. सो बेसिकली घी इज़ अ गुड फैट. ओके. रिफाइंड ऑयल से घी तो बेटर ही है. ठीक है. सो द ट्रेंड वाज दैट यू इन द मॉर्निंग यू आर टेकिंग एंटीऑक्सीडेंट एंड सम गुड फैट, एंड देन यू गो टू द जिम सो दैट you get some energy boost. That was the trend. So there's no problem in that. You can add it in your lifestyle, but just simple black coffee is good. तो अभी जिस तरीके से बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लोग अपने लिप्स को शार्प करा लेते हैं. ठीक है. उसको थोड़ा सा प्लम्प दिखाने के लिए करा लेते हैं. ये कितना सेफ़ है? और मतलब कौन कौन से बॉलीवुड में ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें की हैं? बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने मतलब ट्रीटमेंट्स लिए हैं. इनफैक्ट सभी ने ही ऑलमोस्ट सभी ने ही कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लिया ही है.
वो इन्वेजिव ट्रीटमेंट हो सकता है, नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बोटॉक्स फिलर ही करा रहे हैं, हाइफू, MNRF, लेजर्स, देयर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट टू ब्यूटिफाई योर फ्यूचर्स. तो बहुत कुछ अवेलेबल है. एंड अगर आप देखें तो पिक्चर्स, ओल्ड पिक्चर्स जाके सेलिब्रिटीज़ के, तो अदिति राव हाइदरी उनके पुराने पिक्चर्स देखे और अभी के पिक्चर्स देखे तो शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल. और बहुत मतलब माइनर इन्हांसमेंट हुई है बोटॉक्स और फिलर्स के थ्रू, एंड शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल. सिमिलरली शिल्पा शेट्टी, शी इज़ गॉटन अ राइनोप्लास्टी डन, शी इज़ गॉटन फिलर्स एंड बोटॉक्स डन. एंड उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन है when she was a teenager, when she entered the Bollywood, and when she is in her 40s, late 40s, still she's looking so pretty. Malaika Arora Khan looks the same, where जो वो पहले जैसी दिखती थी अभी भी वैसी दिखती हैं. और ये सब सिर्फ योगा और एक्सरसाइज से नहीं है. It is all injectables, botox and fillers. श्रीदेवी की डॉटर्स हैं, उनके भी पहले जब वो टीनेजर्स थे तो you can notice that उनके नोज़ का शेप अलग था. और अब as when they are into Bollywood, the nose shape has changed. It's more refined, most prominent, less blunt. So they've also gotten rhinoplasty done. So when somebody, in fact not just women, there are men in the Hollywood and Bollywood who have gotten so many procedures done. Abhi Rajkumar Rao ne हाल ही में he also disclosed that he's gotten chin fillers done. And पंचायत के protagonist जो हैं, हीरो जो हैं जितेंद्र कुमार ने, उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है. So everybody is getting something or the other done, because what ऑडियंस को भी या हमें भी ना अच्छे या सुंदर सेलिब्रिटीज़ देखने का मज़ा आता है या अच्छा लगता है. तो ये प्रेशर तो उनके ऊपर है ही, ये उनका बिजनेस है, तो वो कुछ ना कुछ कराते रहते हैं. एंड जब वो मतलब चीज़ें सटल होती हैं, जब अच्छी तरीके से करी होती है, जब आपका ऐसा नहीं कि ओवरफिल्ड मतलब फिलर्स करा लिए हैं, बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, तो वो ब्यूटिफिकेशन बहुत इतना सुंदर और इतना अच्छा दिखता है कि हम उसे अप्रिशिएट करते हैं. जब वहीं पे आप लिप फिलर्स कराने गए और आपका गलत हो गया, तो वो एकदम से आपको दिखता है ये सेलिब्रिटी ने जो है लिप फिलर्स कराए हैं, इसकी लिप्स तो ख़राब लग रही है, राइट. सो या फिर इसके आईब्रोज अब ऐसे दिख रहे हैं, है ना. तो जब गलत होता है तब हम उसको नोटिस कर पाते हैं. अदरवाइज जब अच्छा होता है, जब सटल चेंजेस होती हैं, तब हम उसको नोटिस ही नहीं कर पाते. And this is exactly where a dermatologist's job is, कि उनका काम इतना बारीकी से होना चाहिए कि आपको इम्प्रूवमेंट भी दिखे, आपकी ब्यूटी एनहांस भी हो, पीपल नोटिस भी करें, लेकिन किसी को पता ना चले कि क्या हुआ है. तो अभी मतलब इसी के बीच में एक क्वेश्चन है कि जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, अभी के लिए वो ऐसी क्या चीज़ें करें अपने 20s में, 25 में, कि वो आगे जाकर यंग लगें, जो आगे जाके इम्पैक्ट अच्छा डालें. यस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सो ये जैसे अब मैं शुरू में डिस्कस कर रही थी सनस्क्रीन का, तो सनस्क्रीन तो ज़रूर लगाएं, ठीक है, बिकॉज प्रोटेक्शन तो बहुत ज़रूरी है. आप महंगे से महंगा सीरम लगाना शुरू कर दिया आपने, लेकिन आप प्रोटेक्शन आपका प्रॉपर नहीं है, तो वो आपको जो है उतना बेनिफिट ही नहीं देगा. सो अगर मैं कहूँ कि कोई 20s और 25 में है अभी, और वो सोच रहे हैं कि मैं 40s में भी I want to have good skin, good hair, to consider good habits as an investment. Okay, so good habits in the terms of eating healthy, exercising most of the days if not every day, ठीक है, and bad habits को से बचें, ठीक है. जो आप सनस्क्रीन रेगुलरली लगाएं, that's one thing. You can start using some basic serums or creams which are rich in hyaluronic acid, peptides, mild retinol, जो कि यहाँ पर कोलेजन superficially stimulate करेगा. And you can also undergo some collagen
collagen stimulating treatments like microneedling RF और अल्ट्रासाउंड बेस्ड हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड जो कि नॉन इन्वेजिव है, कोई डाउन टाइम नहीं है, जो कि आपका नेचुरल कोलेजन स्टिमुलेट करेगा ताकि आप you can delay the signs of aging and you still look young and fresh even in your 40s 50s. ओके तो अभी हम लोग मतलब क्या कुछ ऐसे साइंस हैं बॉडी में, स्किन में, हेयर में जिसको देख के हम लोग कुछ बीमारी का पता लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है बॉडी में, बॉडी के अंदर? बिल्कुल. स्किन इज कॉल्ड द मिरर ऑफ इंटरनल हेल्थ. ओके सो आपके नेल्स को देखकर हम ये बता सकते हैं कि आपको आयरन डेफिशिएंसी है क्या. ठीक है. आपके नेक की डार्कनिंग को देखकर हम बता सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ की चांसेस हैं क्या. ठीक है. आपकी हेयर लॉस के पैटर्न को देखकर हम बता सकते हैं आपको थायराइड है क्या. या आपके एक्ने के टाइप को देखकर हम बता सकते हैं कि आपको पीसीओएस के चांसेस हैं क्या. सो स्किन reflects a lot of internal health issues and as a dermatologist we pick up a lot of signs and symptoms and then guide our patients कि आपको आगे जाके ये चीज़ें हो सकती हैं अगर अभी आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं करा या टेस्ट नहीं कराया. So we definitely pick up these signs and guide our patients accordingly. ओके तो जो डार्क सर्कल्स होते हैं उन पे लोग कॉफ़ी लगाते हैं, ठीक है, क्या वो सेफ है और डार्क सर्कल्स का रीज़न क्या है? डार्क सर्कल्स एक्चुअली आजकल बहुत कॉमन हो गया है. ठीक है. एंड डार्क सर्कल्स के बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं. सिंगल एक रीज़न पिन पॉइंट करना पॉसिबल नहीं होगा. सो किसी का रीज़न ये हो सकता है कि वो बहुत उनका लैपटॉप एक्सपोजर है, ब्लू लाइट एक्सपोजर है, 10-10 12-12 घंटे लैपटॉप के सामने है, सो उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है. किसी का सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है. ठीक है. किसी को आयरन B12 डेफिशिएंसी है. ठीक है. दैट्स वन थिंग. किसी को कोई डर्मेटाइटिस है, लाइक यस्टरडे ओनली आई सॉ पेशेंट, उनको जो हेयर कलर से एलर्जी हो रही है, डर्मेटाइटिस हो रहा है और उससे वो रब करते हैं, इच करते हैं, तो उससे उनका डार्क सर्कल बन गया है. ठीक है. दीज आर सर्टन साइंस एंड इन रीज़न में से जो पर्टिकुलर मतलब कॉज है उसको ट्रीट करना ज़रूरी है. ठीक है. अगर हमने वो कॉज ट्रीट करा तो उसका डार्क सर्कल डेफिनेटली बेटर होगा. ये नहीं कि आप रैंडमली कॉफ़ी लगा लें, कुकुम्बर लगा लें, एलोवेरा लगा लें, ये बस सूदिंग इफेक्ट दे रहा है, ये कॉज को ट्रीट नहीं कर रहा. तो शायद आपके इन चीज़ों के यूज़ करने के बावजूद भी आपका जो है मतलब डार्क सर्कल वहीं का वहीं रह जाएगा. ओके तो क्या करना चाहिए अगर मतलब आपके उसमें? जैसे मान लेते हैं, जैसे मैं डर्मेटाइटिस का एग्जांपल दे रही थी और उनको हेयर कलर से एलर्जी थी, तो हेयर कलर छोड़ना है. ओके ठीक है. दैट वेज अगर आपका ब्लू लाइट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो ब्लू लाइट बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करिए. लैपटॉप की स्क्रीन में ब्लू लाइट फिल्टर की स्क्रीन आती है, वो यूज़ करिए. आवर्स को थोड़ा लिमिट करिए. दैट विल डेफिनेटली हेल्प. अगर किसी वजह से आपकी आयरन या B12 डेफिशिएंसी की वजह से है, सो ये करेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसमें डार्क सर्कल में इम्प्रूवमेंट होगा. कुछ एज रिलेटेड फैक्टर्स भी आते हैं कि आपके अराउंड द आईज एक्चुअली सबसे जो स्किन होती है वो सबसे थिनेस्ट होती है पूरी बॉडी में. ठीक है. इसीलिए सबसे पहले बहुत छोटी एज में भी आपको रिंकलिंग या डार्कनेस अराउंड द आईज दिखनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन पुअर होने लगता है, स्किन इलास्टिसिटी कम होने लगती है. तो आपके मतलब आईज में जो डार्क सर्कल्स है या थिनिंग है वो शायद आपको मतलब लेट 20s में ही दिखना शुरू हो जाए, जबकि फेशियल एजिंग पूरी होते होते 40s 50s में दिखे. करेक्ट. ठीक है. तो इसमें कॉज को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है. और ये कॉज तो आपको डॉक्टर ही बताएगा कि क्या कॉज है जिस वजह से ये है. तो आप कॉफ़ी लगा सकती हैं, आप आलू लगा सकती हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट ये आपका कॉज नहीं करेक्ट कर रहा, तो आपको कोई बेनिफिशियरी रिजल्ट्स नहीं देगा. ओके. अभी बोटॉक्स का हम लोगों ने बात की, तो कितना सेफ है? मतलब सेलिब्रिटीज़ तो कराते हैं, लेकिन फिर जब हम लोग जो नॉर्मल लोग उनको टीवी पे बैठ के देखते हैं, जिनको आदत होती है गूगल पे जाके सर्च करने की कैसे करें, किसने कराया है, तो क्या मतलब ये चीज़ इतनी सही है या फिर इसके कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी होते हैं? आपको सुन के हैरानी होगी
कि बोटॉक्स इज वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड मॉलिक्यूल्स. ओके, अच्छा, बोटॉक्स तो ब्रांड नेम है बोटुलियम टॉक्सिन का. एंड ये क्या करता है कि ये मसल को रिलैक्स करता है. तो आप जैसे इसका एजिंग या रिंकल को रिमूव करने में हेल्प रोल कैसे आता है कि आप जब आईब्रोज रेज कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, हंस रहे हैं, सो आपके मसल्स मूव करते हैं और फिर उसी के साथ आपके स्किन के लाइंस भी प्रोमिनेंट होने लगते हैं. सो ये मसल्स ओवर ईयर्स ओवरवर्कड हो गए. ओके, सो इनको बोटॉक्स जो है ये रिलैक्स करने में, या बोटुलियम टॉक्सिन जो है इस मसल को रिलैक्स करने में हेल्प करता है. सो दैट इज हाउ इट हेल्प्स दैट द मसल इज रिलैक्स एंड द स्किन लुक्स टॉट एंड टाइटर लाइक दैट. तो जब गड़बड़ होता है वो मैं बताती हूँ कैसे होता है. कई बोटॉक्स तो ओरिजिनल ब्रांड है and botulinum toxin is the chemical, but there are many places where there are cheaper alternatives. Okay, वो इंजेक्ट करे गए, वो शायद उतनी क्वालिटी कंट्रोल से नहीं बने हैं. so that is one particular reason where things can go wrong. Who is injecting? There is a saying, beauty lies in the eyes of the beholder. Botox lies in the eyes of the injector. सो हु इज़ इंजेक्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो आपका इंजेक्टर उतना ट्रेंड नहीं है तो उससे भी आपके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. ठीक है, दैट कैन कॉज कि बेटर होने की बजाय आपकी कुछ इशू हो गया, जैसे आई ड्रूपिंग हो गई, लिटोसिस हो गया. ओके, दैट या फिर एक आईब्रो ऊपर एक आईब्रो नीचे हो गया. सो that things can go wrong. Besides that, many places what they do, they they would charge you little lesser, they will dilute the product and they will inject. तो आपकी एफिकेसी कम हो जाती है, आपका रिजल्ट मतलब गड़बड़ हो जाता है. सो ट्रीटमेंट अदरवाइज द मॉलिक्यूल इज़ वेरी सेफ. और हम तो उसको कॉस्मेटिकली सोच रहे हैं, ठीक है, बट मेडिकली भी इसके कई मतलब इंडिकेशंस हैं, फ्रॉम माइग्रेन टू एक्सेसिव स्वेटिंग टू ब्लेफरोस्प्लाज्म्स, फेशियल पैल्सी, ऐसे कई मेडिकल कंडीशंस में भी ये यूज़ होता है. तो तरीके से करें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी. आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप सही जगह जा रहे हैं, सही पर्सन से करा रहे हैं. ओके. तो अभी मतलब मुझे लगता है कि जो लोग बैठे हैं, जो देखेंगे हमें आगे, अभी तो नहीं, ठीक है, लेकिन उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं आपकी वजह से. मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई हैं आपने, बहुत सारे जो मिथ बना के रख रखे थे, ये जो पीरियड ब्लड वाला और ये लहसुन वाला, ठीक है, इन सब चीज़ों का मतलब बहुत शायद चीज़ें पता चले लोगों को, और थोड़ा सा लोग सोचें इस चीज़ के बारे में, क्योंकि लोग सोचते नहीं हैं. ठीक है, और जिस तरीके से अब आगे चीज़ें जा रही हैं, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, ठीक है, पानी की दिक्कत है, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो वो चीज़ इम्पैक्ट डाल रही है हेयर पर, स्किन पर. ठीक है, तो काफ़ी हद तक मतलब दर्शकों को बहुत मज़ा आने वाला है पॉडकास्ट देखने में. थैंक यू सो मच, आप आई, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को बताई. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच नैन्सी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. एंड इसी शो के माध्यम से एक्चुअली इतने सारे कॉमन मिथ्स हैं, इसको मतलब बर्स्ट करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड. तो मैं सिर्फ जाते जाते इतना ही कहूँगी कि हिट एंड ट्रायल मत करिए स्किन पे. बहुत कुछ आपको देखने को सुनने को मिलेगा, और ये भी लगा लें, ये भी खा लें. उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना डाइट क्लीन रखें और एक सिंपल रूटीन फॉलो करें, जिसमें कि फॉर्मूला इज़ मॉर्निंग प्रोटेक्ट, नाइट करेक्ट. तो आपकी मतलब मॉर्निंग में सनस्क्रीन नॉन नेगोशिएबल, जैसे मैंने शुरू में बताया था, और नाइट में एक बेसिक कुछ मॉइस्चराइजिंग हो, या फिर आपका कोई कंसर्न रिलेटेड कुछ क्रीम हो वो लगाएं, और क्लीन रखें डाइट, विच विल गिव यू बेनिफिट्स इन लॉन्ग टर्म. हिट एंड ट्रायल ना करें. ओके, ठीक है, थैंक यू.